जय हिंद एवरीवन, दिस इज द पार्ट 3 ऑफ एनडीए 1 2022 मैथमेटिक्स पेपर सॉल्यूशन। तो अभी तक हमने पिछले वीडियोस में जो है 40 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा था, तो उसी क्रम में हम लोग आज आगे डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 41 आपका पूछा गया था एनडीए में, उसमें बोला गया था कंसीडर ऑल द सबसेट ऑफ द सेट ए 1 2 3 4। आपको एक सेट दिया गया है, हाउ मेनी ऑफ देम आर सुपरसेट ऑफ द सेट 4। ठीक है, तो एक सेट दिया है जिसमें 4 एलिमेंट है, तो कह रहा है कि जो सबसेट बनेंगे सेट ए के, वो उसमें कौन कौन से ऐसे सबसेट होंगे जो सुपर सेट होगा, जो सेट आपको दिया है 4। ठीक है, हम लोग देखने चल रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखने चल रहे हैं 41 क्वेश्चन नंबर का, जो कि सेट से पूछा गया सवाल है। ठीक है, आपको एक सेट दिया गया है, सेट ए दिया गया है, इसमें 1 2 3 4 4 एलिमेंट है। ठीक है, और आपको पता करना है कि इसके जो सबसेट होंगे वो जो सेट 4 दिया गया है उसके सुपरसेट होंगे। कौन कौन से सबसेट इसके सुपरसेट होंगे? सुपरसेट का मतलब ये है कि ऐसा सेट जिसमें 4 एलिमेंट है और 4 हो, या तो 4 से अलावा और भी एलिमेंट उसमें हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सुपरसेट बोलेंगे इस सेट का। ठीक है, सुपरसेट नाम से क्लियर है कि इससे बड़ा सेट जो हो, लेकिन उसमें 4 होना जरूरी है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें सबसेट कौन कौन से बनेंगे। तो एक तो सिंगल एलिमेंट वाले बनेंगे जिसमें 4 आएगा, तो एक सिंगल एलिमेंट वाले में सिर्फ 4 बनेगा, ऐसा सेट बनेगा जिसमें 4 आएगा, तो एक सिंगल वाला हो गया। अब डबल वाले में चेक कर लेते हैं कि किसमें 4 आएगा। तो डबल वाला जब चेक करोगे तो एक 1 के साथ 4 आएगा, दूसरा 2 के साथ 4 आएगा, तीसरा 3 के साथ 4 आएगा। ठीक है, बस इसके अलावा तो नहीं आएगा। आप कहोगे सर 4 1, तो 4 1 लिखो या 1 4 लिखो, एक ही चीज है। आप कहोगे सर 4 2, तो 4 2 लिखो या 2 4 लिखो, एक ही चीज है, सेम सेट है, इक्वल सेट बनता है। ठीक है, तो ये हो गए 2 2 एलिमेंट के 3 ही बनेंगे। ठीक है, अब 3 3 एलिमेंट वाले देख लेते हैं। तो 1 2 4 1 2 4, हम यहाँ पे वही सबसेट ले रहे हैं जिसमें 4 आ रहा है, बाकी इसके अलावा और भी सबसेट बनेंगे, लेकिन जल्दी करने के लिए हम लोग वही सिर्फ सबसेट ले रहे हैं जिसमें 4 आ रहा है। तो 1 2 4 बनेगा एक कॉम्बिनेशन, फिर 1 3 4 बनेगा एक कॉम्बिनेशन। ठीक है, 1 3 4 हो गया, फिर 2 3 4 एक बनेगा। इसके अलावा कोई बनेगा क्या? आप कहोगे सर 3 4 1, तो 3 4 1 देखो यहाँ पे है, 3 4 1 यही है, तो वो एक ही बात है। ठीक है, इक्वल सेट हो जाएगा। तो 3 बनेंगे हमारे 3 एलिमेंट वाले सबसेट। ठीक है, फिर उसके बाद अब खुद एक ये भी बनेगा जिसमें सारे एलिमेंट आ गए, तो 1 2 3 4, तो एक ये है खुद। अब गिन लो किसमें किसमें कितने एलिमेंट, कितने सबसेट बन रहे हैं जो इसके सुपरसेट बन रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, तो 8 आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन पूछा था, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 41 जिसका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी। दो स्टेटमेंट आपको दिया गया है, स्टेटमेंट आपको जो है एक प्रॉपर्टी है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि x डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी। पहले स्टेटमेंट कह रहा है देन दिस इंप्लाइज x डज नॉट बिलोंग टू a और x डज नॉट बिलोंग टू b। तो इस तरह के स्टेटमेंट में आपने एक तो ये तो डज नॉट बिलोंग टू वाला हो गया, एक होता है x बिलोंग टू a यूनियन b होता है। तो क्या होता है जरा देख लो, ये होता है x बिलोंग टू a और x बिलोंग टू b। ये आप सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है, शायद ऊपर वाला स्टेटमेंट नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ये स्टेटमेंट तो पढ़ा ही होगा। इसका मतलब ये है कि x अगर a यूनियन b में है तो x या तो a में हो, या तो और का मतलब हो गया या b में हो, या तो a में हो या b में हो। लेकिन x डज नॉट बिलोंग टू के केस में यहाँ पे और नहीं आता, वहां पे क्या आता है? एंड आता है। और की जगह पे क्या आता है? यहाँ पे एंड आता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? एंड। क्यों होना चाहिए एंड? अगर x एलिमेंट जो है a यूनियन b में नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि x ना तो a में होगा और ना b में होगा। यहाँ पे या नहीं, मतलब दोनों में से किसी एक में अगर है तो यूनियन में तो आ जाएगा। ठीक है, इसमें दोनों में नहीं होगा तभी यूनियन में नहीं आएगा। यहाँ पे और की जगह क्या होना चाहिए? एंड होना चाहिए। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट इस वजह से सिर्फ गलत होगा, और की जगह क्या होना चाहिए? एंड। इसी तरह से सेकंड स्टेटमेंट जो दिया गया है वो भी सेम यही है कि उसमें क्या है कि एंड दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है सेकंड स्टेटमेंट में x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b, x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b, दिस इंप्लाइज x डज नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b बोल रहा है। फिर कह रहा है कि x डज नॉट बिलोंग टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। अब इसका जो स्टेटमेंट ये वाला आपने पढ़ा होगा, a इंटरसेक्शन b, x बिलोंग टू, दिस इंप्लाइज x बिलोंग टू a एंड x बिलोंग टू b।
लेकिन जहां पे डज नॉट बिलोंग आ जाता है वहां पे ये एंड की जगह पे और हो जाता है। क्यों? अगर देखो x a इंटरसेक्शन b में है तो x a में भी होगा और b में भी होगा, इसके लिए सही है। लेकिन अगर x नहीं है a इंटरसेक्शन b में, डज नॉट बिलोंग टू इंटरसेक्शन b, तो किसी एक में भी अगर नहीं होगा तो इंटरसेक्शन में नहीं होगा। तो यहाँ पे दोनों में ना होने की जरूरत नहीं है, किसी एक में भी नहीं होगा तो नहीं होगा। तो यहाँ पे एंड की जगह पे क्या होगा? और। या तो x a में नहीं होगा या तो b में नहीं होगा, तो a इंटरसेक्शन b में नहीं होगा। तो यहाँ पे नेगेशन लगने की वजह से एंड की जगह और हो जाएगा, और यहाँ पर भी नेगेशन लगने की जगह पे, नेगेशन लगने की वजह से और की जगह पे एंड हो जाएगा। तो छोटी सी बात थी, और दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत निकल के आ रहे हैं। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, नाइदर वन एंड नॉर टू। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गए। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 42 हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 43 में 43 का सॉल्यूशन देखने चल रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43 का सॉल्यूशन, इसमें पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि A यूनियन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B अगर है तो कह रहा है कि इफ एंड ओनली इफ तभी होगा जब A इक्वल टू B होगा। इस स्टेटमेंट को चेक कर लेते हैं। तो A यूनियन B अगर इक्वल है A इंटरसेक्शन B के, तो A इक्वल टू B है, तो ये सही स्टेटमेंट है। ठीक है, अगर A इक्वल टू B होगा, दोनों सेट इक्वल होंगे, तो जो उसका यूनियन होगा उसका इंटरसेक्शन दोनों इक्वल आएगा। क्योंकि जो हम लोग सेट पढ़ते हैं इस तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन होता है और ये पूरा यूनियन होता है। अगर ये दोनों सेट एक ही हो जाएंगे, मतलब एक के अंदर एक, मान लो ये ओवरलैप कर गए, इसका इंटरसेक्शन और यूनियन क्या आएगा? सेम ही आएगा। तो ये सही है, यहाँ से आप वेन डायग्राम से विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि A का सिमेट्रिक डिफरेंस जो है, A सिमेट्रिक डिफरेंस B इज इक्वल टू नल सेट है। A सिमेट्रिक, ये इस साइड का देख लेते हैं। तो A सिमेट्रिक डिफरेंस B क्या होता है? A माइनस B का यूनियन B माइनस A, ये होता है। और यहाँ पे ये तब है जब कह रहा है कि इफ एंड ओनली इफ A इक्वल टू B है। तो अगर A इक्वल टू B रखोगे तो ये माइनस करोगे तो ये नल सेट आएगा, यूनियन ये भी B माइनस A करोगे तो ये भी नल सेट आएगा, और नल सेट का यूनियन क्या होगा? नल सेट ही होगा। ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2। ठीक है, बोथ 1 एंड 2, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 43, काफी इजी सवाल था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, जो कि रिलेशन से पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 44 एंड 45 दोनों रिलेशन से रिलेटेड सवाल है और एकदम प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 का सॉल्यूशन देखने चल रहे हैं। हमें एक रिलेशन दिया है, x रिलेटेड टू y दिया हुआ है, x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये एक रिलेशन दिया गया है। तो हमें तीन स्टेटमेंट दिया है कि जो r है, r इज रिफ्लेक्सिव। दूसरा दिया गया है कि r इज सिमेट्रिक। ठीक है, थर्ड दिया गया है कि r इज ट्रांसटिव। तो रिलेशन में आपने ये सारी चीजें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसटिव कंडीशंस पढ़ी है, तो उसको इस रिलेशन में पुट करके चेक कर लो। तो चलिए एक एक करके यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है ये रिलेशन, या क्या है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि रिलेशन x रिलेटेड टू y आपको दिया गया है। ठीक है, x रिलेटेड टू y आपको यहाँ पे दिया गया है ये चीज। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा कि हम x को x रिलेटेड टू x चेक करेंगे। x रिलेटेड टू x जब चेक करोगे तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं x रिलेटेड टू x अगर आप चेक कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे जहां पे y है उसकी जगह पे क्या रख दो? x रख दो। तो x स्क्वायर माइनस 5x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 y स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा? x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर और 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0 आ रहा है। तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये है कि x रिलेटेड टू x होगा, मतलब ये हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, सिमेट्रिक के केस में क्या होता है कि x रिलेटेड टू अगर y है, इसका मतलब ये है कि y रिलेटेड टू अगर x आ रहा है तो रिलेशन सिमेट्रिक होगा। तो चेक कर लेते हैं। हम यहाँ पे y रिलेटेड टू x निकाल रहे हैं, मतलब जहां पे x है वहां पे y रख दो और जहां y है वहां पे x रख दो।
ये पुट करके चेक कर लेते हैं। तो x स्क्वायर की जगह y स्क्वायर लिखूंगा माइनस 5xy, तो 5xy ही रहेगा, ठीक है। y स्क्वायर 4y स्क्वायर की जगह पे 4x स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये रिलेशन लिख रहे हो आप तो ये जीरो आएगा क्या? ये जीरो नहीं आएगा, क्योंकि ये इसके इक्वल नहीं है। ये वाला जो रिलेशन आ रहा है ये इसके इक्वल नहीं है। देखने में भी लग रहा है कि ये इक्वेशन सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक नहीं है मतलब डज नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। फिर थर्ड क्या है कि ट्रांजिटिव कंडीशन क्या है कि x रिलेटेड टू y है और y रिलेटेड टू z है, तो इसका मतलब ये है कि जो x होगा वो रिलेटेड टू z होगा, ठीक है। क्योंकि ये इक्वेशन ही सिमेट्रिक नहीं है तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं आएगा, तो ये वाला भी स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। तो ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ओनली वन ओनली वाला, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट से करेक्ट है, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको प्रॉपर्टी बताओ कि क्या होता है, ट्रांजिटिव सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव रखोगे, पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 ये भी रिलेशन से रिलेटेड सवाल है और तीन स्टेटमेंट दिए गए और तीनों प्रॉपर्टी वाले स्टेटमेंट हैं, ठीक है। कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी रिलेशन R on a set A, ठीक है। कह रहा है कि if R is reflexive then R inverse is also reflexive। सेकंड कह रहा है कि if R is symmetric then R inverse is also symmetric। थर्ड कह रहा है कि if R is transitive then R inverse is also transitive। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। तो 45 वाले क्वेश्चन में जो है तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि अगर R कोई फंक्शन है, ठीक है, अगर कोई R फंक्शन है, ठीक है, R रिलेशन कोई है तो उसका जो R इनवर्स है अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो ये भी रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। अगर ये सिमेट्रिक है तो ये भी सिमेट्रिक होगा। अगर ये ट्रांजिटिव है तो ये भी R इनवर्स भी ट्रांजिटिव होगा। तो तीनों स्टेटमेंट में यही तीनों बातें कही गई हैं, तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी 1, 2 एंड 3 तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। ये तो प्रॉपर्टी बेस्ड एकदम क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, जिसमें कह रहा है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है 1/1 प्लस i, ठीक है, और उसके तीन ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे आर्गुमेंट सिंपली नहीं पूछा है, सिंपल पूछा है प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 46 का सॉल्यूशन देखने चल रहे हैं। आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट पूछा हुआ है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z पूछा हुआ है, और जो z कॉम्प्लेक्स नंबर है वो दिया गया है 1/1 प्लस i, ठीक है। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर नीचे 1 माइनस i से आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस i स्क्वायर माइनस 1 मतलब 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस i, और सॉल्व करोगे तो 1/2 माइनस 1/2 i आ जाएगा, ठीक है। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z आ गया। अगर इसका कोऑर्डिनेट चेक करोगे तो इसका जो a रियल पार्ट है वो 1/2 है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो -1/2 है। तो किस कोऑर्डिनेट में आएगा? अगर कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये कोऑर्डिनेट नंबर 4 में आएगा, इस कोऑर्डिनेट में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है, जो फोर्थ कोऑर्डिनेट का प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? -थीटा। अगर आपको पता नहीं है कि ये फॉर्मूले कैसे आते हैं तो हमने एक इस पे शॉर्टकट ट्रिक फॉर आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे वीडियो बना रखा है, बहुत पहले बनाया था, जिसमें सारे केसेस हमने डिस्कस किए कि फोर्थ कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट में हुआ तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे और आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे, दोनों चीजों में अंतर होता है, ठीक है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट और आर्गुमेंट में डिफरेंस होता है, तो उसको आप क्लियर करने के लिए इस आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, आपका डाउट सारा क्लियर हो जाएगा। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है -थीटा। थीटा आपको सभी को पता है कि tan इनवर्स क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट मॉडुलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो दोनों इक्वल है, मॉडुलस लोगे तो दोनों 1/2 आएगा, डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा, तो -tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 1 आपको पता है कि π/4 होता है, तो आंसर कितना है? -π/4। -π/4 मतलब इस साइड यहीं पे कहीं आएगा एंगल ये π/4। चूंकि हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो हम क्या लेंगे? माइनस साइन लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जाते तो प्लस साइन लेते हैं, ठीक है। और एक चीज और आपको बता दूं कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो होता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट में जो हम लोग थीटा निकालते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट उसकी वैल्यू पाई और -पाई के बीच में होती है, ठीक है, -पाई से पाई के बीच में होती है। लेकिन आर्गुमेंट की बात करें तो 0 से 2 पाई के बीच में होता है, ठीक है। तो डिफरेंस होता है, क्लियर करना है डाउट तो वीडियो आप देख सकते हैं, वहां से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड सवाल है। कह रहा है व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, इसमें आपको पावर 200 लगा दिया है, ठीक है। तो 200 से बच्चे डर जाते हैं, लेकिन इसमें
प्रॉपर्टी सिर्फ लगानी है आपको। 47 नंबर क्वेश्चन देखने चलना है। आपको एक दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर √3 -3 अपॉन 2 -1 अपॉन 2 की पावर 200, जिसका मॉड्यूलस निकालना है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर z है, z की पावर n का अगर मॉड्यूलस करते हो तो इसको लिख सकते हो mod z की पावर n, n बाहर रख सकते हो, मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकाल लो। मॉड्यूलस निकालना आपको आता है, तो इस पार्ट का स्क्वायर करना है। √-3 को आप क्या लिख सकते हो, √3i लिख सकते हो। तो रियल पार्ट ये हो गया, इमेजिनरी पार्ट ये हो गया, तो दोनों का स्क्वायर करना है अंडर रूट में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4 करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, कि पावर n करना है 200। ठीक है, ये 1 आएगा, 1 की पावर 200 कितना होगा, 1 ही होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, सिर्फ ये प्रॉपर्टी आपको पता है तो आप ये आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 जो पूछा गया था उसमें दो स्टेटमेंट दिया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट कह रहा है कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 इज डिविजिबल बाय 6 वेयर n ग्रेटर देन 3। ठीक है, सेकंड में कह रहा है कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n 3 फैक्टोरियल प्लस 3 इज डिविजिबल बाय 7 वेयर n ग्रेटर देन 3। तो दोनों स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं कि क्या होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 देखने चल रहे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 3 जो होगा वो डिविजिबल बाय 6 होगा एंड n जहां पे ग्रेटर देन 3 है। यहाँ पे n एक बार 4 पुट करके चेक कर लो। n 4 पुट करोगे तो फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 3 लिखोगे, ये हो जाएगा 4 आएगा जो कि 6 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो यही गलत हो गया। n हमको 3 से बड़ा लेना है तो हमने 4 पे चेक कर लिया, 4 पे ही नहीं डिविजिबल हो रहा है तो स्टेटमेंट तो गलत होगी। अब 5 पे हो ना हो, 6 पे हो ना हो, उससे में क्या मतलब है, तो स्टेटमेंट क्या हो गई, ये गलत हो गई। दूसरा चेक करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 3 7 से डिविजिबल है जहां पे n ग्रेटर देन 3 है। तो यहाँ पे भी चेक कर लो, n एक बार 4 पे चेक कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 3, तो 4 प्लस 3 7। हाँ, ये 7 से क्या है, डिविजिबल है। ये तो 7 आया, 7 से डिविजिबल है, तो स्टेटमेंट ये करेक्ट होना चाहिए। लेकिन एक पॉइंट पे और आप चेक कर लो। ठीक है, 3 से बड़ा लेना है तो 4 पे चेक कर लिया, एक 5 पे चेक कर लो। कहोगे सर यहाँ क्यों नहीं किया 5 पे चेक, तो क्यों एक पे गलत हो गया तो गलत ही है। ठीक है, तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पे सही आ रहा था, एक बार डाउट है, एक बार एक पॉइंट पे और चेक कर लो। ठीक है, तो फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 3 लिखोगे प्लस 3, यहाँ पे आएगा 5 into 4 बचेगा जो कि 20 होता है। 20 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 23। 23 क्या 7 से डिविजिबल होता है, नहीं। 7 3 तो 21 होता है, तो ये डिविजिबल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट देखो 5 पे गलत होगी, मतलब ये स्टेटमेंट ही क्या है, गलत है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नाइदर 1 नॉर 2। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी वाला। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन जो है वो पी एंड सी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 5 प्लेयर बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 9 प्लेयर। तो हमें क्या करना है, 5 मेंबर्स की टीम सेलेक्ट करना है 9 प्लेयर्स में से। ठीक है, सो एज टू कंडीशन दिया है कि एक्सक्लूड 2 पर्टिकुलर प्लेयर। एकदम सिंपल सवाल है पी एंड सी का। हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 का सॉल्यूशन देखने चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 49, 9 प्लेयर दिए गए हैं जिसमें से आपको 5 प्लेयर का टीम बनाना है। ठीक है, क्या करना है, 5 प्लेयर्स की टीम बनानी है, लेकिन उसमें कंडीशन दी गई कि 2 प्लेयर आपको एक्सक्लूड कर देने हैं पर्टिकुलर प्लेयर। तो बचे कितने इसमें से, 7 प्लेयर बचे, मतलब 7 में से हमें 5 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं। तो 7 में से 5 सेलेक्ट करने का क्या तरीका है, 7C5। 7C5 को आप 7C2 भी लिख सकते हो, लिख सकते हैं कि नहीं। 7C2 हम क्या, 7C2 को कैसे लिखते हैं, तो शॉर्टकट तरीका ये है इसको करने सॉल्व की, 7 को 2 टाइम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो, 7 into 6 जो नीचे दिया है उसका फैक्टोरियल लिख लो। फैक्टोरियल 2 मतलब 2 ही होता है, तो 2 3 is 6, 7 3 is 21। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा परमानेंट क्वेश्चन नंबर 49 जो कि पीएनसी से आया था। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, इसका आंसर हो गया 21। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। इसमें जो है बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि इन द एक्सपेंशन ऑफ x plus 1 upon x की पावर 2n व्हाट इज द n plus 1th टर्म फ्रॉम द एंड। ठीक है, और एक कंडीशन दिया है कि व्हेन अरेंज्ड इन डिसेंडिंग पावर ऑफ x।
ठीक है। तो बहुत कुछ बोला गया इसमें, लेकिन आप सिर्फ फोकस करिए जो बाइनोमियल आपको इक्वेशन दी गई है, x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2n। ठीक है, अब इसमें आपको n प्लस 1 टर्म निकालना है, n प्लस 1 टर्म। इसमें टोटल टर्म कितने होंगे, 2n प्लस 1 होगा, 2n प्लस 1 टर्म टोटल टर्म होंगे। अगर टोटल टर्म की बात करें तो कितना होगा, 2n प्लस 1, एक एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब n इस साइड टर्म आएंगे और n इस साइड आएंगे और बीच में एक टर्म आएगा जो कि n प्लस 1वां टर्म होगा। ठीक है, तो मतलब ये जो टर्म है n प्लस 1 पूछा वो बीच का टर्म है, जिसे चाहे स्टार्टिंग से निकालो चाहे एंड से निकालो। जो क्वेश्चन में कह रहा है कि एंड से बताओ, ठीक है, एंड से निकालो चाहे स्टार्टिंग से निकालो, सेम ही आएगा। तो आपको सीधे क्या करना है कि ये फॉर्मूला लगाना है tr प्लस 1वां टर्म वाला। tr प्लस 1 टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ncr x की पावर n माइनस r और a की पावर r। ये वाला फॉर्मूला पता है सभी को, ये फॉर्मूला लगाना है सिर्फ। ठीक है, चलो देखते हैं। दूसरा चीज इसमें ये है कि अगर इसको हम एक्सपेंड करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर x पावर कह रहा है, तो उसको भी देख लेते हैं कैसे होगा। ये पहला टर्म निकालोगे तो 2nc0, ठीक है, x की पावर n माइनस r मतलब 2n 1 अपॉन x की पावर 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग करेंगे तो प्लस 2nc1 x की पावर 2n माइनस 1 अपॉन x की पावर 1। ठीक है, ये माइनस होगा तो -2 हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे डैश आगे तक देखेंगे, ये हमेशा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में ही है, x की पावर लगातार घटती जा रही है। ठीक है, इसका मतलब हमें क्या है कि सीधे सीधे इस फॉर्मूले को अप्लाई करना और आंसर आ जाएगा। बाकी आपको क्वेश्चन में घुमाने के लिए सिर्फ दे दिया कि एंड से बताओ डिसेंडिंग पावर रखो। ठीक है, ये सब कुछ चेक करने का नहीं, हमेशा डिसेंडिंग पावर में ही आएगा। तो आप सीधे इस फॉर्मूले को लगाइए और आपका आंसर क्या आएगा, tn प्लस 1 निकालना है तो n की जगह हम 2n रखेंगे, 2ncn x की पावर क्या होगा, x की पावर हम रखेंगे 2n माइनस n एंड 1 अपॉन x की पावर n। ये n आएगा और यहां से देखो x की पावर n कैंसिल, 2ncn आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, जिसमें लिखा है C2nn। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये था बाइनोमियल से क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको घुमाया गया था। सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। इसमें बोला है कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट 11 टर्म्स, देन व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट कह रहा है उसी को अगर उस पे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं तो कोई कंडीशन मिलेगी, उस कंडीशन के हेल्प से जो पूछ रहा है वो आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे करना है। हम लोग देखने चलना है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 50। अब देखने चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है, जो कि सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, एपी से रिलेटेड क्वेश्चन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। कह रहा है कि सम ऑफ 9 टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ 11 टर्म। फॉर्मूला क्या होता है, n/2 n2 n9 होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 मतलब 8d इज इक्वल टू n/2 11/2 2a प्लस n माइनस 1 मतलब 10d। a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस हमने मान लिया। ठीक है, अज्यूम कर लिया। सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 पहले ये हटा दो, ये 2 से 2 पहले हटा दो तो 9 और 11 बचेगा। ठीक है, फिर यहां से देखो 2 कॉमन हो रहा है, यहां से भी 2 कॉमन हो रहा है। अगर कॉमन लोगे तो दोनों साइड कट जाएगा, मतलब यहां पे a प्लस 4d इज इक्वल टू 11a प्लस कितना हो गया, a प्लस 5d। मल्टीप्लाई कर लो, 9a प्लस 36 d इज इक्वल टू 11a प्लस 55d। एक साइड कर लो, 9 11 है, a में 9 आ गया तो 2a और ये माइनस करोगे तो प्लस 55 में 36 जाएगा तो कितना आएगा 19d। कितना आ रहा है 19d इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन हमारी बन गई, इसको इक्वेशन 1 मान लो आप। ठीक है, फिर हमसे पूछा क्या गया है कि फर्स्ट 20 टर्म का सम पूछा गया है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, n/2 20/2 2a प्लस n माइनस 1 मतलब 19d। ठीक है, और 2a प्लस 19d 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। क्या तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपको करेक्ट हो जाएगा 0। तो देखो कितना इजी सवाल था, सिर्फ आपने जो बोला उसको सॉल्व किया, कंडीशन आया, पुट किया, आंसर आ गया। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 51 जो कि सीरीज से पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 भी सीरीज से पूछा गया है और इसका एक शॉर्ट ट्रिक है 52 क्वेश्चन नंबर का। तो चलिए देखते हैं
इसमें कह रहा है कि इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ AP is 1/10 and its 10th term is 1/5 then what is the sum of first 50 term। तो चलिए देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी करके पढ़े होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या शॉर्ट ट्रिक है और कैसे आप इसको जनरली भी सॉल्व कर सकते हैं। मान लो आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं पता है तो इसको भी, तो मैं आपको दो मेथड बताने वाला हूं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। पहले मैं आपको बताऊंगा शॉर्टकट तरीका इसको सॉल्व करने का, शॉर्टकट कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 52 देखने चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि जो फिफ्थ टर्म है वो 1/10 के इक्वल है एंड जो 10th टर्म है वो 1/5 के इक्वल है। तो आपको S50 पूछा हुआ है, फर्स्ट 50 टर्म का सम पूछा हुआ है कि कितना होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो पहले शॉर्ट ट्रिक आप देख लीजिए कि शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी। देखिए, सम पता करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक तो a चाहिए और एक तो आपको फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, एक कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है, दो चीजें पता होनी चाहिए हमें। तो इसका शॉर्ट ट्रिक ये कि कहीं पर भी अगर mवा टर्म 1/n हो और nवा टर्म जो है 1/m हो, इस केस में जो कि यहाँ पे है, पांचवा टर्म 1/10 इक्वल है, 10वां टर्म 1/5 इक्वल है। इस केस में अगर देखें तो m इज इक्वल टू हमारा 10 मान लेते हैं और n इज इक्वल टू 5 अगर है, तो इसमें क्या होता है कि जो a होगा वो 1/m into n और जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 1/m into n दोनों इक्वल आता है। इस प्रॉपर्टी को पुट करोगे डायरेक्ट आपको a d की वैल्यू मिल जाएगी, आप उसके हेल्प से S50 निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे कितना आएगा, ये 1/50 आ जाएगा 5 into 10, ठीक है, और ये भी 1/50 आ जाएगा। इसमें पुट करोगे S50 हमारा क्या होता है n/2 2a मतलब 2a 1/50 2/50 हो जाएगा, प्लस n-1 मतलब 50 - 1 49 into d मतलब 50 हो जाएगा, 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 51/49 + 2 51/2, तो कितना आ जाएगा, डिवाइड करोगे तो ये 51/2 आंसर होना चाहिए। तो डेसिमल में दिया हो गया 25.5, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, देखिए करेक्ट है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट तरीका था, शॉर्ट ट्रिक इसको बोल सकते हो, उससे हमने इसको सॉल्व किया था। ये पता है तब हमें, मान लो ये हमें नहीं पता है, अगर ये आपको नहीं पता है तो आप क्या करिए, आपको ये दिया गया और ये दिया गया है, तो T5 = 1/10 दिया गया है एंड T10 = 1/5। दो कंडीशन दिया गया है, दो अननोन चाहिए हमें, तो यहां से सॉल्व करके नहीं आ जाएगा। फॉर्मूला लगाओ Tn टर्म का a + n-1 d, तो मतलब 4d = 1/10। यहाँ पे a + n-1 मतलब 9d = 1/5। इसको सॉल्व करोगे a और d की वैल्यू आपको दोनों इक्वल मिलेगी 1/50 के, ठीक है, a और d की वैल्यू दोनों इक्वल 1/50 रहेगी, पुट करोगे ऐसे ही आंसर आपका आ जाएगा। तो ये दोनों मेथड हो गए। अगर आपको ट्रिक वगैरह नहीं पता तो इस मेथड से सॉल्व करो, जो बोल रहा है उसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 52। नेक्स्ट जो दो क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 53 और 54 जो है वो बाइनरी नंबर से रिलेटेड सवाल हैं और उसमें बाइनरी डिवीजन के बारे में पूछा गया है। तो बाइनरी डिवीजन बहुत कम लोगों को पता होता है, बाइनरी एडिशन पढ़ते हैं, बाइनरी सब्ट्रैक्शन पढ़ते हैं, ठीक है, कन्वर्जन वगैरह पढ़ लेते हैं, लेकिन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन बाइनरी कोई नहीं पढ़ाता है, ठीक है। तो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अगर आपको नहीं पता है, ठीक है, आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं, या इस आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, वो भी दो मेथड्स हैं, ठीक है, दो मेथड्स आप बाइनरी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकते हैं। तो वो मैंने बताया, अगर आपको देखना चाहते थे साइड बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं और आपको मैं दो मेथड्स इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 जो कि बाइनरी से रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसे लड़के अक्सर छोड़ देते हैं, जो कि काफी सिंपल और काफी कम टाइम में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन में बोल रहा है 53 में व्हाट इज बाइनरी नंबर आपको दिया है 111, ठीक है, 0011, बाइनरी नोटेशन है 2, फिर डिवीजन का साइन लगा हुआ है, फिर दिया हुआ है 10111 बाइनरी, ठीक है, किसके इक्वल है, डिवीजन करना है कुल मिला के। तो मेथड नंबर 1 देखो, जैसे डेसिमल नंबर का डिवीजन करते हो वैसे मैं आपको इसको करके दिखाता हूं। 10111 1110011, ठीक है, ये लिख लिया हमने। तो डेसिमल नंबर में डिवीजन कैसे करते हो, इस तरफ जो नंबर है उधर छोटा वाला नंबर है उसको हम लोग उतने टाइम टेबल पढ़ते हैं, देन इसमें हम लोग डिवाइड कर देते हैं, माइनस कर देते हैं,
ठीक है, तो वही हम करने चल रहे हैं। तो इसके लिए आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। तो देखो मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ कि अगर 1 में 1 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 1 आएगा, 1 में 0 का करोगे तो 0 आएगा, 0 में 1 का करोगे तो 0 आएगा। 0 into 0 जो है डिफाइंड नहीं है इसमें, इन तीनों से हमारा मल्टीप्लिकेशन निकल जाता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि हम इसको इसमें, अब ये वाला नंबर बड़ा है, इधर वाला छोटा है, तो 1 टाइम हम लोग लेके चलते हैं। 1 में 1 का मल्टीप्लाई करते चले जाओ, 1 का इन सब में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 into 1 1, 1 into 1 1, 1 into 1 1, 1 into 0 0, 1 into 1 1, तो यही आ गया यहाँ पे। तो जैसे हम लोग डेसिमल नंबर में पढ़ते हैं कि किसी भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आ जाता है, सेम इसमें भी है कि 1 में इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आ जाएगा। फिर हमें करना क्या होता है, माइनस करना होता है। अब माइनस के केस में क्या है कि 0 छोटा नंबर है 1 से, हम इधर से एक नंबर इधर लेंगे, ठीक है, एक नंबर इस साइड लेंगे, तो ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इस 1 को इसे देंगे तो ये 10 होगा, और ये 10 में से 1 लेंगे, जो 10 बनता है यहाँ पे 10 बनता है वो 1 + 1 से बनता है, ठीक है। तो अगर 10 से 1 लेंगे तो उसमें क्या बचेगा, एक 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे ये 10 बनेगा और इस 10 से एक 1 इसमें लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 की जगह 10 हो जाएगा, और 10 में से 1 घटाएंगे, 10 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अब इस 10 में से 1 हमने ले लिया था, तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 0 हो गया है, 0 हो गया तो इस 1 से इसको देंगे तो 10 में से 1 गया, 1 आएगा, ठीक है। अब ये 0 और ये 1, तो 1 0 में से माइनस करोगे तो 0 ही आएगा, तो ये नंबर आएगा माइनस करने पे यहाँ पे। अब हमारे पास ये दो नंबर और बचे हैं, 1 और 1 बचे हुए हैं, ठीक है। हम यहाँ पे एक 1 तो अपने से ले सकते हैं, और अगर हम दूसरा 1 लेना चाहते हैं, क्योंकि ये वाला नंबर देखो इससे छोटा है, 2 2 4 1 5 डिजिट है, इसमें 4 ही है, तो एक 1 हम और लेना चाहेंगे जो इधर बचा हुआ है, उसके लिए हमें यहाँ पे एक 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है, जैसे हम डेसिमल नंबर में करते हैं। फिर ये आ गया, अब देखो ये दोनों इक्वल है, अगर 1 टाइम पढ़ेंगे तो ये कट जाएगा, क्या पूरा 0 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। तो देखो ये हमारा आंसर हो गया, जैसे 0 0 आया तो जो हमारे यहाँ पे वैल्यू आ रहा है वही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बाइनरी लगा दोगे तो ये आंसर हमारा आ जाएगा। ऑप्शन अगर आप देखोगे तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। तो ये तो सिंपल डिवीजन कर दिया हमने, जैसा डेसिमल का करते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। दूसरा मेथड देखिए कैसे करना है, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 देखते हैं कैसे करना है। तो मेथड नंबर 2 में आइडिया ये है कि जो बाइनरी नंबर है से डिवीजन यहाँ पे करना है, थोड़ा सा अगर थोड़ी सी भी गलती की तो गलती हो सकती है, ठीक है। तो दूसरा मेथड जो है उसमें बिल्कुल गलती होने के चांसेस नहीं है। उसमें करना क्या है कि इस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, इस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, नंबर आएगा, और फिर उन नंबर को डिवीजन कर दो, फिर डिवीजन के बाद जो नंबर आएगा उसको फिर बाइनरी में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। थोड़ा प्रोसेस लंबा है, टाइम लगेगा, लेकिन आंसर करेक्ट आएगा, क्योंकि इसको करने में गलती कर सकते हो। अगर आप बहुत प्रैक्टिस किए तो इससे बहुत आसानी से बहुत जल्दी आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इस नंबर को कन्वर्ट करना है 1 1 1 0 0 1 1 को हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए क्या होता है कि सीरीज फॉलो करिए, पहले 1 लिखिए, 2 लिखिए, 4 लिखिए, 8 लिखिए, 16 लिखिए, फिर 32 एंड 64 लिखिए। ये सीरीज आपको याद होनी चाहिए। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ये याद रखिए। इससे आपका सारा चीज इसमें सॉल्व हो जाएगा। तो जहां जहां पे 1 है वहां वाले नंबर को ऐड कर लेना है, और जहां जहां पे 0 है उस वाले नंबर को हटा देना, उस वाले नंबर को नहीं लेना है, ठीक है। जहां जहां पे 1 है उन नंबर को ऐड कर लो, और देखो 1 की जगह पे ये वाला आएगा, पोजीशन वाइज रखना है नंबर्स, ठीक है। तो जहां पे 0 है उस वाले नंबर्स को नहीं लेना है। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, 64 + 32 + 16 ले लेंगे, ये तीनों 1 है, ये दोनों 0 है, तो 8 और 4 की जगह पे 0 होगा, 8 4 नहीं लेना है, +2 ले लेंगे एंड +1 ले लेंगे, जोड़ लो, इसको कितना आएगा, ये डेसिमल में आपको कन्वर्ट हो गया, तो 3 हो गया, 16 3 6 19 हो गया, 19 और 32 कितना हो गया आपका 51 और ये 115 हो गया, ठीक है, 115 आ गया। ये आपका डेसिमल में कन्वर्ट हो गया इतनी आसानी से। सेम इस तरह इसको भी कन्वर्ट कर लो, 1 0 1 1 1, यहाँ क्या लिखोगे 1 2 4 8 एंड 16 ये लिखेंगे। तो 0 वाले को नहीं लेना है, बाकी 1 वाले को ले लेना है। तो यहाँ पे 1 + 2 + 4, 8 को हटा देना है, 8 की जगह 0 लेना है, क्योंकि यहाँ पे 0 है, तो 16, तो 4 2 6 7 16 कितना हो जाएगा, 7 16 23 आ जाएगा, क्या 23 हो गया। अब हमें क्या करना है, 15 जो आया है 115, उसमें 23 से डिवाइड कर दो, जैसे करते हैं, तो कितना टाइम जाएगा, 5 टाइम जाएगा। तो हमारा 115 माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा।
अब जो आंसर 5 आया है इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लो, तो 5 को बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो 1 2 4 ये लिखोगे सीरीज, जिसमें कौन कौन सा नंबर लेंगे 5 आ जाएगा। तो अगर हम 1 लेते हैं और 4 लेते हैं तो 5 हो जाएगा, तो 1 की जगह पे 1 ले लो, इसको 0 कर लो 2 को, और 4 को 1 ले लो, तो ये हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। इससे भी वही आंसर आया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे कन्वर्ट, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा 101। ये दो मेथड थे, सिंपल मेथड है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है 54 क्वेश्चन, वो भी क्या है, बाइनरी नंबर से पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि इफ x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू, एक बाइनरी नंबर आपको दिया गया है, एंड x प्लस y आपको दिया है एक बाइनरी नंबर, देन व्हाट इज द x माइनस y का होल स्क्वायर प्लस x प्लस y। फॉर्मूला कुछ इसमें फॉर्मूला लगाना है, कुछ बाइनरी लगाना है, ठीक है, थोड़ा मिक्स टाइप का क्वेश्चन है। तो अगर हम इसमें क्या क्या दिया देख लेते हैं पहले। 54 क्वेश्चन नंबर देखने चल रहे हैं। आपको x क्यूब प्लस y क्यूब दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1 0 0 0 1 0 1 1 1 ये दिया गया है, एंड x प्लस वाई आपको दिया गया है 1 1 1 1 1 1 5 टाइम है, बाइनरी में है, एंड आपको निकालना है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस x इंटू वाई आपको पता करना है। तो अगर एक फॉर्मूला लगाओगे आप x क्यूब प्लस वाई क्यूब का, ये फॉर्मूला होता है x प्लस वाई x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यही आएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x एंड प्लस एक्स वाई करोगे तो माइनस एक्स वाई ही आएगा। मतलब आपको इसकी वैल्यू पता करनी है, मतलब आपको इस वैल्यू को पता करना है। इस वैल्यू को पता करना है तो इसको इधर डिवाइड करना पड़ेगा, तो मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई अगर निकालना है हम इसको इधर डिवाइड करेंगे, x क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई x प्लस वाई करेंगे। इसका मतलब ये है कि हमें इन दोनों का डिवीजन करना है, ये जो दो नंबर है इन दोनों का डिवीजन कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो डिवीजन करने के दो मेथड मैंने आपको बताए थे पिछले क्वेश्चन में, तो वो उसी मेथड से देखते हैं। मेथड नंबर 1 से 1 1 1, ठीक है। अगर आपको नहीं भी पता, देखो दो क्वेश्चन सॉल्व होने से आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ठीक है। तो डिवीजन करना है जैसे नॉर्मल नंबर्स का करते हैं, ये लिखा हमने इस साइड, इस नंबर को लिख लिया, ठीक है। अब हमें डिवीजन करना है, क्या करेंगे, 1 टाइम पढ़ेंगे, 1 टाइम पढ़ेंगे हम लोग, यहां से नंबर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे देखो 1 0 है और यहाँ पे 1 1 1 है, तो ये नंबर छोटा है, ये 5 डिजिट का नंबर है, तो यहाँ पे 6 डिजिट हमें लेना पड़ेगा एक साथ, तब हम इसमें माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो 6 डिजिट मतलब यहाँ से हम इस नंबर को लिखना शुरू करेंगे 1 1 1 1, ठीक है। देन यहाँ से हम माइनस करेंगे इसमें। 1 टाइम हमने पढ़ा तो यही नंबर आ गया, माइनस करना है हमें। तो यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, छोटा नंबर है, हम एक 1 इसको देंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 में 1 गया 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो है ये दोनों एक डिजिट एक काउंट होगा, ठीक है, 1 0 मतलब 10 काउंट होगा। तो इस 10 से हमने क्या किया, एक इसको दिया तो ये 10 हो गया, फिर इस 10 से एक इसको दिया तो ये 10 हो गया, इस 10 से अब यहाँ पे इसका 1 इसको दे चुके थे, 10 में से 1 चला गया, यहाँ पे 0 है, इस 10 से एक इसको देंगे तो ये क्या बचेगा, 10 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, ठीक है। फिर देखो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया और ये 1 बचा हुआ, क्योंकि एक एक 1 हमने आगे दे दिया था, इन तीनों 1 से ये 0 हो जाएगा तो हट जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये 3 डिजिट बचे हुए हैं, तो एक डिजिट तो हम अपने से यहाँ पे ला सकते हैं, बाकी 2 डिजिट और ले आएंगे क्योंकि ये नंबर अभी बड़ा है और ये नंबर छोटा है। तो यहाँ पे हम 2 डिजिट अगर और यहाँ पे लेना चाहते हैं, 2 1 जो बचे हैं, तो यहाँ पे 2 0 हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है, जैसे डेसिमल नंबर में करते हैं। अब अगर इसको 1 टाइम पढ़ोगे तो ये कट जाएगा क्या पूरा, ये 0 0 0 0 आ गया, तो मतलब ये जो हमारा आ रहा है बाइनरी में आंसर, यही आंसर हो जाएगा। देखो इतनी जल्दी आंसर आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी देखो दिया भी है, ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये तरीका है डायरेक्ट तरीका, ठीक है। दूसरा मेथड जो मैंने आपको बताया था उससे चेक कर लेते हैं। तो मेथड नंबर 2 देखते हैं। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 में मैंने बोला कि इसे कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना है कि जहां जहां पे 1 है वहां वाले सीरीज के नंबर ले लेंगे। तो हमें सीरीज क्या था, 1 2 4 8 16 32 64 128 एंड 256, ये सीरीज है, ठीक है। तो जहां जहां पे 1 है वहां पे वाले नंबर को ले लेंगे। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो इन तीनों नंबर्स को लेने हैं। फिर 0 है तो 8 को नहीं लेना है, 1 फिर है तो इस 16 को लेना है,
फिर 3 लगातार जीरो, मतलब इसे नहीं लेना, इसे नहीं लेना, इसे नहीं लेना, लास्ट वाले 1 को इसको लेना है। तो जहां जहां जीरो उन नंबर्स को हटा दो, बाकी नंबर्स को क्या करो, जहां जहां पे 1 है उसको ऐड कर लो। तो 1 2 4 7 और 8 15, 7 8 15 हो गया हमारा, और 15 into 16 31, 31 प्लस दिस 16 और ये कितना हो गया 31, 2 5 6 ये आया हमारा, और यहाँ पे कितना आ रहा है 1 3 और ये 7 हो गया, 7 8 तो लेना नहीं है, 7 हो गया, 8 लेना नहीं है, तो 16 और 7 कितना होगा, 16 और 7 16 में 7 23, 23 प्लस 50 256 करोगे तो कितना आएगा 279 आएगा। 8 को तो लेना नहीं था ना, 8 नहीं लेना, इन सबको भी नहीं लेना, तो 16 और 7 23 एंड देन 256 इन दोनों को ऐड करोगे तो 279 आएगा। चलो तो हमारा पहला वाला क्या आ गया, ये 279 के इक्वल आ गया डेसिमल में, ठीक है। डेसिमल से अगर नोटेशन में दिखाना किसी को यहाँ पे 10 लगा देते हैं। चलो ये वाला हमारा कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें किसको कन्वर्ट करना है, इस वाले नंबर को। तो यहाँ पे देखो 5 डिजिट तक 1 1 है, मतलब इसको भी ले लो, इसको भी, इसको भी, इसको भी और इसको भी 5 डिजिट तक, और इनको जोड़ दो, और बाकी की हमें जरूरत नहीं है अभी यहाँ पे। तो जोड़ोगे तो कितना आएगा 7 और 8 15, 7 और 8 15 16 कितना हो गया 31 आ गया। तो 31 इसकी वैल्यू आ गई, तो 31 ये डेसिमल में आ गया। इन दोनों का डिवीजन करोगे तो ये 9 टाइम देखो जाएगा, तो आंसर कितना आ रहा है 9 डेसिमल में। लेकिन हमें इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी में अगर 9 को कन्वर्ट करना है तो इनमें से इसी से हम इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो तो 9 लाने के लिए हम लोग इसमें से कौन कौन से नंबर सेलेक्ट करें, तो हम देखो 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 7 आ जाएगा। लेकिन फिर 7 के बाद कहीं और छोटा नंबर मिलेगा नहीं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 8 ले लें और 1 ले लें, हमारा 9 मिल जाएगा, क्या 8 9 1 हो जाएगा। और इन सभी को हटा देते हैं, इसकी जगह 0, इसकी जगह 0, इसकी जगह 1 और इसकी जगह 1, तो ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, ये नंबर आ गया, ठीक है। ये शॉर्टकट तरीका है कन्वर्जन का भी है। अगर आपको कन्वर्जन वगैरह नहीं पता तो हमारा उस वीडियो को, बाइनरी कन्वर्जन वाले वीडियो को देख सकते हैं, इस आई बटन पे क्लिक करके आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। इसमें सारे मेथड मैंने बताया, शॉर्टकट मेथड कैसे हम और तरीके से कन्वर्जन कर सकते हैं, सारी चीजें बताई हैं। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, आंसर बी वाला भी करेक्ट हो जाएगा, इस मेथड से भी यही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बाइनरी के 2 क्वेश्चन, डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन थे, बढ़िया क्वेश्चन थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 का है, कंसीडर द इक्वेशन, ठीक है। कंसीडर द इक्वेशन 5x 4y 12 less than 0, x plus y less than 2, x less than 0 and y greater than 0. So which of the following points lies in the common region, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55 देखने चल रहे हैं। इक्वेशंस क्या क्या दी हैं वो देख लेते हैं। तो पहला दिया है 5x 4y plus 12 less than 0, ये दिया गया है। दूसरा x plus y less than 2, x less than 0 and y greater than 0। ये फर्स्ट इक्वेशन दी गई, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। फिर आपको ऑप्शंस में पॉइंट्स दिए हैं। ए पॉइंट दिया हुआ है, जो ए पॉइंट जो दिया है वो 0,0 दिया हुआ है, बी पॉइंट जो दिया है -2,4 दिया हुआ है, सी पॉइंट जो दिया है -1,4 और डी पॉइंट जो दिया है -1,2 दिया है। तो देखो इसको सॉल्व करने का 2 तरीका है। एक तो इसको आप ग्राफ वगैरह बना के सॉल्व करोगे, थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको दिखाई देगा कि आंसर कहां पे है। लेकिन एक दूसरा तरीका ये है, शॉर्टकट तरीका जिसको बोलोगे, उसमें हम इस पॉइंट को इस पे रख के सेटिस्फाई करा लेंगे, ठीक है। तो पहला मेथड देखते हैं, मेथड नंबर 1 कैसे सॉल्व करेंगे। दोनों मेथड आपको बताऊंगा। शॉर्ट ट्रिक मेथड देख लो इसको, शॉर्ट ट्रिक मेथड, ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूं शॉर्ट ट्रिक मेथड। इसमें हम क्या करेंगे, पॉइंट्स को पुट करेंगे और चेक करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट पहले हम सेकंड इक्वेशन में चेक कर लेते हैं, क्योंकि छोटा इक्वेशन है, तो क्योंकि पॉइंट तो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो 0 0 यहां रखोगे तो 0 0 क्या आएगा 0, 0 प्लस 0 0 लेस देन 2, तो 0 क्या रहेगी 0 लेस देन 2, तो 0 लेस देन 2 है, सही है। दूसरे वाली इक्वेशन में चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 0 0 रखोगे, यहाँ पे 12 आएगा, 12 लेस देन 0, 12 लेस देन 0 है क्या, 12 लेस देन 0 नहीं है, तो मतलब ये वाला पॉइंट तो नहीं होगा, ठीक है। दूसरा वाला चेक कर लो, -2 + 4, -2 + 4 करोगे तो 2 लेस देन 2, 2 लेस देन 2 थोड़ी होता, 2 तो इक्वल होता है 2 के, मतलब ये वाला भी पॉइंट नहीं होगा, पहले इक्वेशन में गलत हो गया। दूसरा पॉइंट को रखते हैं -1 + 4 लेस देन 2,
तो 3 लेस देन 2 बिल्कुल गलत है, ये 3 तो बड़ा होता है 2 से, तो मतलब ये वाला भी हमारा क्या होगा, पॉइंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट चेक करते हैं, -1 + 2 लेस देन 2, ये आएगा 1 लेस देन 2, तो बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये है कि ये तीन ऑप्शन तो गलत हो गए, मतलब यही वाला ऑप्शन सही होगा। एक बार और कंफर्म करना है तो इस वाले इक्वेशन में रख के चेक कर लो, 5 × -1 × -5 हो जाएगा, -4 × 2 8 हो जाएगा, +12 लेस देन 0, तो ये हो जाएगा 13, तो ये हो जाएगा -1 लेस देन 0, बिल्कुल सही है इस वाले इक्वेशन के लिए, मतलब हमारा डी वाला ही ऑप्शन सही है। तो ये होता है शॉर्ट ट्रिक मेथड या हिट एंड ट्रायल मेथड भी बोल सकते हो इसको, कि हमने हिट एंड ट्रायल किया, पॉइंट्स को रखा, इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रही, आंसर निकाल लिया। ये था हमारा मेथड 1। मेथड 2 देखते हैं क्या होगा। मेथड 2 में हम इसको आपको ग्राफ बनाना सिखाते हैं, ठीक है। ग्राफ बना के कैसे चेक करेंगे, इस इक्वेशन को अगर हम y के फॉर्म में लिखें, ठीक है, ऐसे ऐसे ही बना सकते हैं। एक बार क्या करो, यहाँ पे इसके लिए क्या करो कि y के फॉर्म में इसे लिख लो। तो y के फॉर्म में इसे अगर लिखोगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे y = y को इस साइड भेज दो, इक्वल टू नहीं, यहाँ पे ग्रेटर का साइन लेगा, y ग्रेटर देन, y इस साइड आएगा 4y एंड इधर हो जाएगा 5x + 12, ये आएगा 4 से डिवाइड करोगे तो ये 5/4 और यहाँ पे 4 3 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वेशन कन्वर्ट होके, ठीक है। इस वाली इक्वेशन को करोगे तो y = आएगा लेस देन -x + 2 आएगा इस वाली इक्वेशन से, ठीक है। और ये तो दिया ही है, तो x को क्या लेना है, लेस देन 0 और y को ग्रेटर देन 0, तो y ग्रेटर देन 0 इधर हो गया, x लेस देन 0 इधर हो गया, मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा, इस साइड आएगा, ठीक है। इक्वल टू साइन नहीं है, मतलब इस लाइन को भी नहीं लेना है, यहाँ पे ये डैश डैश होगा, ये डैश डैश होगा, मतलब इस लाइन को भी नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि इक्वल साइन नहीं है। इसीलिए यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट तो पहले 0,0 यहाँ से निकल गया, क्योंकि इस पॉइंट को लेना ही नहीं है, इक्वल टू है ही नहीं है, डैश डैश है यहाँ पे, तो पहले ही निकल गया ए ऑप्शन तो, ठीक है। अब इक्वेशन को यहाँ पे रखते हैं, इस वाली लाइन का ग्राफ अगर बनाओगे तो x अगर 0 रखोगे, यहाँ पे x 0 रखोगे तो y कितना आ रहा है 2, y 0 रखोगे तो x कितना आएगा, y अगर x 0 रख दिया तो y 2 आ गया, और x अगर y 0 रखोगे तो x कितना आएगा 2 आएगा, तो दोनों केस में क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो यहां से मतलब ये इक्वेशन कहां से जाएगी, यहां से होके जाएगी, यहां से होके जाएगी, ये 2 और ये 2 से होके जाएगी, ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब इस वाली इक्वेशन को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम दूसरी वाली इक्वेशन के लिए अगर x 0 रखोगे तो y कितना आएगा 3, और y अगर 0 रखोगे तो x कितना आएगा -3, तो माइनस कितना आएगा, x आएगा -12/5, ये 2 से थोड़ा बड़ा होगा, 5 to the 10 होता है, 2 से थोड़ा बड़ा होगा, और ये ऊपर 3 से होके जाएगा, ये 2 से होके जा रहा था, यहाँ 3 से होके जाएगा, मतलब ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से जाएगी। यहाँ पे 2 से थोड़ा बड़ा, मतलब -12/5 है, तो 2 से थोड़ा बड़ा होगा। लेकिन हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इस जो ये वाली इक्वेशन है ये ग्रेटर देन है, जो हमारी ये वाली इक्वेशन है ये कह रहा है कि लेस देन, मतलब इसके नीचे आना है, इसके नीचे आओगे तो ये एरिया मिलेगा हमें, ठीक है, ये एरिया मिलेगा। और जो ये वाली इक्वेशन है हमारी, ये वाली इक्वेशन, इसको हम लोग -4y को इस साइड भेजेंगे, ठीक है, -4y को इस साइड भेजेंगे तो कितना आएगा, तो इससे ग्रेटर लेना है, ठीक है, इससे ग्रेटर लेना है, तो ये एरिया, ये रीजन हमारा निकल के आएगा, ठीक है, ये रीजन हमारा निकल के आएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमें कौन सा पॉइंट इसके बीच में मिलेगा, तो देखो -2,4 तो आएगा ही नहीं, y का 4 आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ 3 तक ही है, और इस ये भी 4 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ 3 तक है, तो 2 ही आएगा, तो 2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये पॉइंट कहीं मिल जाएगा, 2, -1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर डी इस ग्राफ में भी हमें दिख रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को ग्राफ के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 हमारे यहाँ पे हो गया, क्वेश्चन नंबर 55 हमारे यहाँ से निकल के आ गया, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, दो मेथड मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। अब यहाँ पे कैलकुलस के रिलेटेड क्वेश्चन आ गए, ठीक है, कैलकुलस से 25 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कैलकुलस से कितने 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं कैलकुलस के, बहुत ही इजी क्वेश्चन आए थे कैलकुलस के, सिंपल सिंपल सवाल, ठीक है। तो 56 क्वेश्चन नंबर से कैलकुलस के क्वेश्चन स्टार्ट है सेट ए में, तो चलिए देखते हैं एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 56
से शुरू करते हैं। कैलकुलस का सवाल है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया गया है। कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x वेयर x बिलोंग टू -1 to 1। ठीक है, दो स्टेटमेंट दिया है कि इट्स डेरिवेटिव इज 0 एट x इक्वल टू 0.5, इट इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0। आपको y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x एक फंक्शन दिया है और यहाँ पे x बिलोंग टू कहां से कहां तक है, -1 से 1 तक है। दो मेथड बताता हूं आपको। मेथड नंबर 1 बताता हूं, इसका ग्राफ बना लो। ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ तो सभी को पता है, ये होता है 0 से 1 के बीच में क्या होता है, 0 से 1 के बीच में ये 0 ही होता है और -1 से 0 के बीच में -1 होता है। ठीक है, -1 होता है। हमें स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 1 कह रहा है और स्टेटमेंट 2 दो दिया है। कह रहा है कि इट्स डेरिवेटिव is 0 at x is equal to 0.5 and it is continuous at x equal to 0। तो देखो ये 0 तो ये पॉइंट है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है क्या, कॉन्टिन्यूअस नहीं, यहाँ पे तो ब्रेक कर रहा है फंक्शन, तो सेकंड स्टेटमेंट यहीं पे गलत हो गई। इट्स डेरिवेटिव इज 0 एट x इक्वल टू 0.5, तो 0 ये 1 है तो 0.5 तो यहाँ कहीं आएगा। यहाँ पे तो देखो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, मतलब डेरिवेटिव 0 ही है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो स्ट्रेट लाइन का डेरिवेटिव 0 ही होता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो ग्राफ से हमने बता दिया, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ओनली वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मेथड 2 देखते हैं। मेथड नंबर 2, अगर हम लोग इसको लिखें y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, इसको अगर दो पार्ट में ब्रेक कर ले, अगर इसको x हम 0 से 1 का देखें और x जो है -1 से 0 के बीच का देखें। ठीक है, -1 से छोटा और 0 से बड़ा, ठीक है, ये वाला देखें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से 1 के बीच में 0 होता है, 0 से -1 के बीच में -1 होता है। ठीक है, तो दो पार्ट में कन्वर्ट हो गया, तो 0.5 इस वाले कोऑर्डिनेट में आएगा, यहाँ पे c वैल्यू 0 है तो इसका dy/dx, मतलब उस इंटरवल में तो ये 0 है, तो dy/dx अगर निकालोगे डेरिवेटिव तो 0 ही आएगा, कांस्टेंट नंबर का, तो 0, तो मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। कंटीन्यूटी चेक करनी है, तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि 0 पे कंटीन्यूअस है, कह रहा है, तो 0 और 1 पे तो देखो ये ब्रेक कर रहा है, 0 1 पे क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, तो मतलब कंटीन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, और दूसरी चीज ये भी हमें पता होता है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होते हैं वो सभी इंटीजर पे ब्रेक करते हैं, 1 2 3 4 पे वो ब्रेक करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ब्रेक जहां करेगा वहां कंटीन्यूअस नहीं होगा। तो जितने भी, दूसरा ये हम बोल सकते हैं कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये है वो क्या होगा कि जो नॉन इंटीजर पॉइंट होंगे और एक होगा इंटीजर पॉइंट। इंटीजर पॉइंट पे क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल एंड डिसकंटीन्यूअस, और जो नॉन इंटीजर पॉइंट होंगे वहां पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यूअस होगा। तो ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है इसमें। तो ये क्या है, नॉन इंटीजर पॉइंट है, नॉन इंटीजर पॉइंट मतलब डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो ये करेक्ट है। एंड इंटीजर पॉइंट x इक्वल टू 0 इंटीजर है, तो वहां पे कॉन्टिन्यूअस होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब वहां पे डिसकंटीन्यूअस होगा, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कॉन्टिन्यूअस है, ये गलत हो गया स्टेटमेंट, तो ओनली 1 सही है। तो आप किसी भी तरीके से इसको सोच सकते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है। कह रहा है व्हाट इज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू d2y/dx स्क्वायर की पावर 4/3। तो डिग्री क्या होती है, डिग्री की बात अगर यहां पर करें तो डिग्री क्या होता है, डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या होती है, हाईएस्ट बोलो यहाँ पे, पावर ऑफ, सिंपल लाइन, एक लाइन में इसकी डेफिनेशन है, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, ठीक है, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, बट जो पावर है, पावर ब्रैकेट में लिख लेते हैं, शुड बी इंटीजर, शुड बी क्या होना चाहिए, इंटीजर। इसी क्वेश्चन में क्या दिया है, डायरेक्ट आंसर आपको नहीं मिलेगा, आपको दिया है 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर दिया हुआ है एंड इक्वल टू d2y/dx स्क्वायर का पावर 4/3 दिया है। तो आपका होगा सर आंसर
हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है, इसकी पावर 4/3 है तो 4/3 आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पावर इंटीजर होना चाहिए, कोई फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो इसको फ्रैक्शन हटाने के लिए क्या कर दो, दोनों तरफ साइड क्यूब कर दो, इधर क्यूब हो जाएगा, इधर क्यूब लगाओगे तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो अब पावर कितना हो गया 4, तो 4 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी आपको मिल रहा है, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एकदम सिंपल सवाल था, ठीक है। तो डिग्री मतलब पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, बट पावर शुड बी इंटीजर नॉट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 57, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। ये भी काफी अच्छा सवाल है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है कि ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिके एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट, ठीक है। इफ हाफ ऑफ द सब्सटेंस डिके इन 100 ईयर, देन व्हाट इज द डिके कांस्टेंट, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए। देखो ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सवाल है, ठीक है। अब यहाँ पे 58 क्वेश्चन देखने चल रहे हैं, सिंपल सवाल है। डीके रेट जो होगा वो टाइम के साथ डीके हो रहा है, तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे। मान लो कि जो अमाउंट है वो x है, तो dx by dt लिखेंगे हम लोग। क्योंकि ये डीके रेट है मतलब घट रहा है, तो जब भी डीके रेट हो मतलब डिक्रीजिंग वाला रेट हो, तो वहां हमेशा माइनस साइन हम अपने से लगा लेते हैं। तो यहाँ पे माइनस dx by dt कह रहे हैं कि प्रोपोर्शनल है जो अमाउंट लेफ्ट है, तो जो अमाउंट लेफ्ट है हम मान लेते हैं x है। कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है, जिसमें x अमाउंट बचा हुआ है एट टाइम t पे, ठीक है। और t हाफ पे दिया भी है कि t नहीं 100 इयर्स में ये सब्सटेंस हाफ हो जाता है, मतलब अगर x है तो x/2 हो जाता है, ठीक है। सब्सटेंस कितना हो जाता है x बाई, मान लो कि मैं ये मान लेता हूं कि ये सब्सटेंस स्टार्टिंग में a था, एट अ टाइम t पे ये x बचा हुआ है, ठीक है। और ये 100 ईयर में क्या हो जाता है, ये सब्सटेंस a जो है a/2 हो जाता है, मतलब x की वैल्यू जो होगी वो a/2 हो जाता है, आधा हो जाता है, ठीक है। ये हमें दिया गया है क्वेश्चन में। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि जो अमाउंट लेफ्ट है x, उसका अगर हम लोग रेट निकालेंगे डीके रेट dx by dt, तो वो जो अमाउंट लेफ्ट है x उसी के प्रोपोर्शनल है, ये बोल रहा है, ठीक है। माइनस साइन इसलिए क्योंकि डीके हो रहा है तो वहां पे माइनस साइन लगेगा। अब इस dx by dt को अगर कांस्टेंट, इस अल्फा साइन मतलब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो ये क्या आएगा, इक्वल टू, हम लोग मान लेते हैं कि डीके कांस्टेंट k है, kx हो गया। हमें इसी k की वैल्यू पता करनी है, कह रहा है कि डीके कांस्टेंट की वैल्यू पता। तो dx को के साथ x को ले लेते हैं और t को इधर भेज देते हैं, ठीक है, माइनस साइन इधर कर देते हैं। दोनों साइड इंटीग्रेशन करना है और कुछ नहीं करना है। इंटीग्रेशन जब करेंगे तो यहाँ पे क्या करना है, t की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या लेना है, जब t 0 था, जब t 0 मतलब t टाइम 0 था, 0 टाइम पे ये पूरा का पूरा बचा हुआ था, तो यहाँ पे a हो जाएगा, a सब्सटेंस बचा पूरा। अब जब हम दूसरी टाइम t टाइम पे किसी निकालने चल रहे हैं, तो t टाइम पे कितना बचा हुआ है, t की जगह पे हम 100 वाला ही रख देते हैं कि 100 ईयर में अगर हमें निकालना है तो 100 ईयर में कितना a/2 बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व कर लो, यहाँ पे एक जनरल इक्वेशन निकालना चाहते हो तो यहाँ पे x कर लो, यहाँ पे t कर लो। तो जनरल इक्वेशन निकाल के आपको बता देते हैं, t टाइम पे मान लेते हैं कि x बचा हुआ है, ये एक जनरल इक्वेशन बना रहे हैं, फिर t की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। ये log x हो जाएगा, log x की लिमिट रखोगे x a, तो log x माइनस log a करोगे, log x माइनस log a करोगे तो कितना आएगा, ln x by a, ln मतलब log बेस e होता है, ठीक है। x अपॉन a आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस k, t का करोगे तो ये t के इक्वल आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे इस इक्वेशन में अगर इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, t 100 ईयर और आधा हो जाता है, तो ये a/2 और a, तो log कितना हो जाएगा, log 1/2, log बेस e को ln लिखते हैं, तो ln 1/2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस k, और t 100 रखना है, 100 रख दिया तो यहाँ पे k की वैल्यू कितना आ जाएगा। अब यहाँ पे k की वैल्यू आ जाएगा ln 1/2 माइनस साइन 100, माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये ln 2 कर सकते हो, इसको ln 2/100, माइनस साइन हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 ऊपर जाएगा तो माइनस साइन बाहर आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो आंसर ln 2/100 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है हमारा, ln 2/100। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, काफी अच्छा सवाल था। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 58। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, कह रहा है कि व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन, फंक्शन दिया उसका डोमेन पता करना है। fx इज इक्वल टू आपको दिया गया है √1 - x - 1 का होल स्क्वायर।
इसका डोमेन पता करना है, ऑप्शंस दिए गए हैं। तो डोमेन के लिए क्या है कि अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू है उसको हम लोग वैलिड करेंगे। तो जो अंडर रूट के अंदर की वैल्यू होती है x1 - x - 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। अंडर रूट के अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करोगे तो 1 माइनस, इसको ओपन कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, माइनस मल्टीप्लाई हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया। इसको इस साइड भेज दो तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x लेस देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे x कॉमन लोगे तो x माइनस x इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन आर इक्वल टू 0। तो 2 पॉइंट मिलेगा, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2। तो यहाँ पे 0 रखो और 2 रखो रियल लाइन पे, और इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये तरीका है सॉल्व करने का। अगर आपको इंटरवल सॉल्व करना नहीं आता है, नहीं पता, तो आप जो है इसको देख सकते हैं। इस पे वीडियो बना रखा हूँ, सॉल्विंग ऑफ इनइक्वालिटी का एक वीडियो बना रखा हूँ, जिसको आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं या इस आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, जिसमें हमने सारे टाइप बताए हैं, सारी टाइप की इनइक्वालिटी को सॉल्व करना वहां पे बताया है। तो इस आई बटन पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस लेंगे, लेस देन है तो माइनस वाले इंटरवल लेंगे, मतलब 0 से 2, x बिलोंग टू 0 to 2 लेंगे। ब्रैकेट कौन सा लगेगा? क्लोज ब्रैकेट। क्लोज क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पे इक्वल साइन है। ओपन कब लगता है? जहां इक्वल साइन ना होता। तो ऑप्शन चेक कर लो, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगी। इंटरवल में अगर किसी को कंफ्यूजन है कि कब ओपन लगता है, कब क्लोज लगता है, कब सेमी ओपन, तो उसमें भी एक वीडियो बनाया हूं, ठीक है, ब्रैकेट्स के बारे में, उसको भी आप जाके देख सकते हैं, आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है, इसमें पूछा है कि द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y square इक्वल टू 4kx where k greater than 0 and the latus rectum is 20, मतलब लेटस रेक्टम और जो पैराबोला दिया उसके बीच का जो एरिया 24 स्क्वायर यूनिट है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग ये देख लिए थे 59। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहे हैं एक पैराबोला दिया है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4kx दिया हुआ है। ठीक है, लेटस रेक्टम किसको बोलते हैं? ऐसी कॉर्ड जो फोकस से होके जाता है। तो फोकस इसका कितना होगा? जब ये 4ax होता है तो a, 0 होता है, लेकिन यहाँ पे k है तो ये k, 0 होगा। ठीक है, तो इसके बीच में जो एरिया ये बन रहा है यही फाइंड करना है। जो एरिया ये है वही एरिया ये है, तो मतलब जस्ट डबल कर देना है। अगर 0 से हम k के बीच का एरिया निकालते हैं, उसको डबल कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो निकालते हैं। एरिया हमें दे रखा है, जो एरिया दे रखा है वो कह रहा है कि 24 है। 0 से k इसको हमको इंटीग्रेट करेंगे, तो y की वैल्यू यहां से अगर निकालोगे तो अंडर रूट ये आएगा, अंडर रूट k इंटू अंडर रूट x। तो कांस्टेंट बाहर कर लो, 2 अंडर रूट k बाहर कर लो, अंडर रूट x dx को इंटीग्रेट कर दो। तो 24 यहां से डिवाइड करोगे तो 12 आएगा अंडर रूट k। ठीक है, फिर यहां पे आएगा x की पावर 3/2 एंड 3/2, 3/2 आएगा। यहां 0 से k वैल्यू पुट करनी है, 0 से k वैल्यू पुट करोगे तो 12 अंडर रूट k, सॉरी यहाँ पे 2 टाइम करना है क्योंकि ये एरिया सिंगल है, इसका 2 टाइम भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये गलती हो रही थी। यहाँ पे 2 से क्या करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से और यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये कितना बचेगा? 6 बचेगा। ठीक है, 6 बचेगा। ये फिर इसको सॉल्व करोगे तो k की पावर 3/2 एंड यहाँ पे 2/3 और रहेगा, ये 6, ये 3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 2 से कटेगा तो, और इस 3 को इधर बेचोगे तो ये 9 आएगा। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 9, मतलब k इज इक्वल टू 3 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 60 का कौन सा आंसर हो जाएगा? सी वाला, k इज इक्वल टू 3। k इज इक्वल टू हमारा 3 यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। उसमें कह रहा है कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन 0 to π/4 dx sin x plus cos x का होल स्क्वायर इक्वल टू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 में इंटीग्रेशन करना है 0 to π/4 के बीच में dx अपॉन sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर ये निकालना है। ठीक है, इसमें कैसे करना है चलो देखते हैं। 0 to π/4 और इसको sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर प्लस 2 sin x cos x हो जाएगा। तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 हो जाएगा, 2 sin x cos x यहाँ पे आ जाएगा एंड 1 dx। अब इसमें हमें करना क्या है कि cos स्क्वायर x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो। cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x से यहाँ पर मल्टीप्लाई को ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? sec स्क्वायर x। ये sec स्क्वायर x हो जाएगा। sec स्क्वायर x को लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर x
ठीक है। और यहाँ पे ये साइन और कॉस हो जाएगा प्लस 2 tan x, और एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। फायदा क्या होगा हमारा, यहाँ पे tan को आप t मानोगे तो हमारा ये sec स्क्वायर x dx dt बन जाएगा। तो यहाँ पे लेट करना है, लेट tan x इज इक्वल टू t, सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू हमारा क्या बन जाएगा dt। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसको dt और इसको लिखेंगे 1 प्लस 2t प्लस t का स्क्वायर, और ये लिमिट चेंज हो जाएगी 0 to 1 हो जाएगा, क्योंकि tan 0 रखोगे लोअर लिमिट तो 0, tan पाई बाई 4 रखोगे तो अपर लिमिट 1 हो जाएगा, क्योंकि t की जगह हमने tan x लिया है, तो लिमिट चेंज हो जाएगी। ये फॉर्मूला है 1 प्लस t का होल स्क्वायर का, ठीक है। और 1 प्लस t का होल स्क्वायर अगर ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा 1 प्लस t का पावर माइनस 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो t n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 वाला फॉर्मूला, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस t की पावर माइनस 1, मतलब 1 अपॉन ये आ जाएगा माइनस में वो भी। फिर लिमिट हमें लगाना है, ठीक है। लिमिट कौन सी लगेगी 0 to 1, सॉल्व करोगे तो माइनस 1/2 माइनस माइनस बाहर ले लो माइनस 1/1, सॉल्व करोगे तो ये माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/2 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एकदम सिंपल सवाल था। तो ये था इंटीग्रेशन का सवाल। एक दूसरा इंटीग्रेशन का सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 62, करेंगे व्हाट इज द इंटीग्रेशन sin x की पावर -1/2 cos x की पावर -3/2 dx। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 62 है, कह रहा है कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन sin x की पावर -1/2 दिया हुआ है एंड cos x की पावर -3/2 dx दिया है, इसे सॉल्व करना है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, तो इसको नीचे ले जाओगे तो अंडर रूट, इसमें देखो अगर इसको इन सबको नीचे ले जाते हैं तो ये sin x रूट sin x हो जाएगा, और ये 3/2 है तो ये 1 + 1/2 है, मतलब cos x इंटू रूट cos x हो जाएगा, ये नीचे ले जाएंगे dx। अब देखो पावर आ गया। अब इसमें क्या करना है कि किसी तरीके इसको tan और sec स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा tan x को t मानोगे और जो है sec स्क्वायर x dx dt बन जाएगा। और ऑप्शन में कुछ इसी तरीके से दिया है tan x के फॉर्म में, तो tan में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि अगर हम लोग अंडर रूट cos x से यहाँ पे डिवाइड कर दें और अंडर रूट cos x से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, तो अंडर रूट cos x क्या बन जाएगा cos x क्या बन जाएगा cos स्क्वायर x, और ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा sec स्क्वायर x बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा अंडर रूट sin x अंडर रूट cos x अंडर रूट tan x, कन्वर्ट हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा। फायदा क्या होगा, अब इस केस में अगर हम लोग tan x को t स्क्वायर मान लें, लेट tan x इज इक्वल टू t स्क्वायर, तो sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू 2t dt बन जाएगा क्या, ठीक है। यहाँ पे पुट कर दो बस 2t dt डिवाइडेड बाय अंडर रूट tan x कितना आएगा t के इक्वल आएगा। यहाँ पे बस सॉल्व करना है, ये सॉरी dt हो जाएगा, t से t कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t होगा, तो 2t प्लस c, t की वैल्यू कितना है अंडर रूट tan x प्लस c। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो एकदम इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 62। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, I1 दिया हुआ है अंडर इंटीग्रेशन ex dx अपॉन ex प्लस e की पावर माइनस x। I2 आपको दिया हुआ है dx अपॉन e की पावर 2x प्लस 1, और आपको I1 प्लस I2 बताना है, I1 प्लस I2 बताना है क्या होगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। I1 अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करें, क्योंकि यहाँ देखो e स्क्वायर e की पावर 2x प्लस 1 है और यहाँ पे ex है, अगर e की पावर माइनस x को 1 अपॉन ex लिखेंगे, इसे हम 1 अपॉन ex लिख सकते हैं। एलसीएम लोगे तो ex क्या हो जाएगा e की पावर 2x हो जाएगा, और जो यहाँ पे ex नीचे आएगा वो ऊपर जाएगा तो e की पावर 2x ये भी हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे I1 प्लस I2 करते हैं, यहाँ पे e की पावर 2x प्लस 1 यहाँ पे होगा, ठीक है। तो e की पावर 2x प्लस 1 ऊपर आएगा और नीचे सेम है तो सेम यही आ जाएगा, e की पावर 2x प्लस 1 इंटीग्रेशन dx करोगे
सेम सेम कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो 1 dx तो आपको पता ही क्या होगा x प्लस सी। तो देख लो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो एकदम इजी क्वेश्चन पूछा था। तो ये हमारे इंटीग्रेशन के सवाल हो गए, ठीक है। इंटीग्रेशन के सवाल यहाँ पे हो गया। क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 63, जिसका आंसर हमारा आ गया x प्लस सी, ऑप्शन नंबर बी। इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर 64 देखने चल रहे हैं। इंटीग्रेशन -2 to -1 x अपॉन मॉड x dx ये निकालना है। तो यहाँ पे जो लिमिट दिया है उस पर ध्यान दो, और फिर ये मॉड x वगैरह हट जाएगा जो देख के आप डर रहे हो। -2 to -1 में मॉड x नेगेटिव के लिए क्या होगा -x होगा। जब x लेस देन 0 होता है तो -x होता है, मॉड x इक्वल टू x होता है जब x ग्रेटर देन 0 होता है। ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मॉड x लिया हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते -x लिख सकते हो, x अपॉन -x dx कैंसिल होगा तो -1 dx -2 to -1 ये हो जाएगा, माइनस बाहर ले लो x आएगा, ठीक। -2 to -1 -1 +2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 और माइनस साइन बाहर लगा हुआ है तो क्या आ जाएगा माइनस का 1। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी -1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा एक तरीका और भी है कि कुछ लोगों को इसका ग्राफ भी पता होता है। इसका ग्राफ जो होता है, क्योंकि यहाँ पे x डज नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है, x जो है 0 पे डिफाइन नहीं होता है। इसका ग्राफ कुछ सिग्नम फंक्शन जैसा बनता है, सिर्फ x पे नहीं बनता। तो यहाँ के लिए ग्राफ ऐसे होता है और इधर के लिए ग्राफ ऐसे होता है, 0 पे ब्रेक करता है और 0 पे कोई वैल्यू नहीं मिलती है। तो यहाँ पे होता है -1 और यहाँ पे होता है 1। तो इस ग्राफ में अगर हम लोग देखेंगे, इसका ग्राफ x अपॉन मॉड x का ये ग्राफ है, x अपॉन मॉड x का ग्राफ है। ये मेथड 2 आपको मैं बता रहा हूँ जस्ट, कुछ लड़कों को अगर पता है नहीं पता है तो वो जान लें, क्योंकि ये इस फंक्शन पे क्वेश्चन बहुत आते हैं जिसका ग्राफ ये होता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया। तो अगर -2 यहाँ पे होगा, -1 यहाँ होगा, 0 यहाँ होगा, 1 यहाँ होगा, 2 यहाँ होगा, तो हमें सिर्फ -2 to 1 के बीच में इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन का मतलब एरिया जो बाउंड हो रहा है, तो एरिया एक स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 होगा और यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस 1 है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 into 1, तो 1 आएगा। लेकिन चूंकि ये y x एक्सिस के नीचे है, मतलब y नेगेटिव है, नेगेटिव एरिया होगा ये, तो यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा, ठीक है। माइनस साइन यहाँ पे लग जाएगा। एरिया, क्योंकि ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन में पूछा है इसलिए नेगेटिव साइन, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में नेगेटिव साइन लेते हैं। अगर ये एरिया का क्वेश्चन होता तो एरिया में हम साइन नहीं लेते हैं, इंटीग्रेशन में नेगेटिव लेंगे, इसलिए यहाँ पे -7 आएगा। तो देखो यहाँ से भी -1 आ रहा है, यहाँ से भी। तो दोनों मेथड से आप कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे कर सकते हैं। ग्राफ एक बार पता रहता है तो ज्यादा जल्दी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 64, जिसका आंसर हमारा आ गया -1, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी एक्सट्रीम वैल्यू डज sin 4x + 2x वेयर x इज π/2 to 0 के बीच में हैव। एक्सट्रीम वैल्यूज वगैरह पता है करना है तो dy/dx निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 65 देखने चल रहे हैं। हमें एक्सट्रीम वैल्यूज चेक करनी है। हमें दिया है sin 4x + 2x दिया गया है, ठीक है। इसको y = मान लेते हैं, y = ये है। dy/dx निकालते हैं क्योंकि हमें एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब मैक्सिमम मिनिमा की बात चल रही कुछ। तो dy/dx निकालोगे तो ये cos 4x आएगा, 4 बाहर आ जाएगा और +2, ठीक है। 4x को दोबारा करेंगे तो 4 बाहर आ जाएगा। dy/dx को 0 दिखा देंगे, हमें एक्सट्रीम वैल्यूज मिलेंगी, मतलब 4 cos 4x = -2 आएगा। तो cos 4x कितना आ जाएगा -1/2 आएगा। तो cos 4x -1/2, तो cos की वैल्यू नेगेटिव किस कोऑर्डिनेट में होती है, सेकंड में होती है और थर्ड में होती है नेगेटिव, इनमें नेगेटिव होती है वैल्यू। तो 4x की दो ही वैल्यू, मतलब जो x की वैल्यू आएगी वो दो आएगी, एक यहाँ पे मिलेगी वैल्यू, एक यहाँ पे मिलेगी वैल्यू। तो कितनी एक्सट्रीम वैल्यूज मिल जाएगी, एक्सट्रीम वैल्यूज में मैक्सिमम वाले भी, मैक्सिमम को भी काउंट करते हैं, मिनिमम को भी काउंट करते हैं। तो एक्सट्रीम वैल्यूज दो मिलेगी क्योंकि x की दो वैल्यू मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी वाला, दो एक्सट्रीम वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। x की वैल्यूज भी निकालना चाहो तो यहाँ से एंगल रख के निकाल सकते हो, ठीक है। एक बार क्या रखोगे, 4x 120 डिग्री मिलेगा इस कोऑर्डिनेट में और 4x = 240 डिग्री मिलेगा इस वाले कोऑर्डिनेट में, तो यहाँ से x की वैल्यू भी आ जाएगी। चलो, ये मेथड 1 था कि dy/dx निकाल लिया, आंसर आ गया मेथड 1, जो सभी को पता रहता है। मेथड 2 बताता हूँ कैसे ग्राफ से विजुअलाइज करना है इस क्वेश्चन को।
तो आपको sin 4x प्लस 2x दिया है, तो sin x का ग्राफ तो कुछ इस तरीके से बनता है, ये 0 से 2 पाई के बीच में। लेकिन यहाँ पे जो x को कह रहा है कि वो पाई बाय 2 से 0 के बीच में ही लेना है, ये कंडीशन भी दिया है क्वेश्चन में, x को 0 से पाई बाय 2 के बीच में लेना है, ठीक है। और यहाँ पे इस x को सॉल्व करोगे तो ये 30 डिग्री आएगा और ये 60 डिग्री आ रहा है, और वो उसी के बीच में ही है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया। दूसरा मेथड देखते हैं ग्राफ से। sin 4x का ग्राफ बनाओगे, sin 4x का ग्राफ अगर बनाओगे तो कुछ इस तरीके से, क्योंकि देखो sin x का ग्राफ तो ये होता है 2 पाई के बीच में, 4x का ग्राफ क्या होगा, पाई बाय 0 से पाई बाय 2 के बीच में हमें बनाना है, ठीक है। तो जो sin x का ग्राफ जो है 0 से 2 पाई के बीच में बनेगा, वही ग्राफ जो है sin 4x का 0 से पाई बाय 2 के बीच में बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे आप x 0 रखोगे, ठीक है, अगर 4x में जो है यहाँ पे आप x को 0 रखते हो, ठीक है, x को 0 रखोगे तो 4x 0 आएगा। अगर x को आप यहाँ पे पाई बाय 2 रखते हो तो 4x कितना आएगा, 2 पाई आएगा। मतलब कि 0 से 2 पाई बाय 2 चेंज होने पे ये ग्राफ 0 से 2 पाई तक पूरा कवर हो जाएगा। इसका मतलब ग्राफ का पैटर्न कुछ ऐसा ही बनेगा 0 से पाई बाय 2 के बीच में, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। एक्सट्रीम वैल्यूज देखो कितनी है, 1 एंड 2। इस वाले पॉइंट को नहीं लेना, इसको नहीं लेना है, ठीक है। तो एक्सट्रीम वैल्यूज 2 ही हैं, तो यहाँ से भी आंसर आपको 2 ही मिल रहा है। तो मेरे आपको समझ में आया होगा, ये किसका ग्राफ है, sin 4x का ग्राफ है 0 से पाई बाय 2 के बीच में, ठीक है। ये चीज है। अगर इसी को 2 पाई तक बनाएंगे तो कैसे बनता जाएगा, यहाँ पे पाई आएगा, देन 2 पाई आएगा, ठीक है। ग्राफ बनाएंगे तो कितनी बार रिपीट हो जाएगा, ये इतनी बार रिपीट हो जाएगा 2 पाई में, ठीक है। और sin x का बस एक साइकिल बनेगा और 4x का 1 2 3 साइकिल बन जाएंगे, ठीक है। तो मेरे आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक साइकिल और बनेगा, 4 साइकिल बन जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे 2 पाई खत्म होगा, 4 साइकिल बनेगा, क्योंकि पाई बाय 2 में एक साइकिल, फिर पाई में 2 साइकिल, फिर 3 पाई बाय 2 में एक साइकिल, फिर 3 पाई बाय 2 से 2 पाई में एक साइकिल बन जाएगा, तो 4 साइकिल बन जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन आपका 66 में कह रहा है, 66 का देखने चल रहे हैं, कह रहा है कि fx इक्वल टू मिनिमम वैल्यू आपको पता करना है। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन fx? fx आपको दिया है 1/tan x प्लस cot x, ये दिया गया है। इसका मिनिमम वैल्यू पता करना है, तो मेथड 1, और x की वैल्यू भी दिया है कि पाई बाय 2 से 0 के बीच में, ये चीजें यहाँ पे दिया गया है। चलो देखते हैं, पहला तरीका जो है मेथड 1 देखते हैं। मेथड 1 से देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो tan x जहाँ पे दिखे sin cos में पहले चेंज कर लो, sin cos में चेंज करोगे, ये sin अपॉन cos, cos अपॉन sin, तो ऊपर sin x प्लस cos x ऊपर चला, sin x इंटू cos x ऊपर चला जाएगा जो एलसीएम में आएगा, और ये sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है, 1 होता है। तो ऊपर हमारा sin 2x का फॉर्मूला बन जाएगा, अगर 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड भी कर दे तो ये sin 2x का फॉर्मूला एंड डिवाइडेड बाय 2 बन जाएगा, ये fx आ गया। और आपको पता है कि sin x की वैल्यू जो होती है वो -1 से -1 to 1 के बीच में होती है। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू अगर निकालना है, यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालना है तो sin x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1/2 इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी fx फंक्शन की, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू 1/2। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दूसरा मेथड आपको बताते हैं, ये तो जनरल तरीका हो गया हमारा। मेथड 2 शॉर्ट ट्रिक मेथड है। शॉर्ट ट्रिक मेथड है कि कहीं पर भी a tan x b cot x आपको दिया है, तो उसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू अगर इस इक्वेशन मान लो फंक्शन fx है, f dash x मान लेते हैं क्योंकि fx यहाँ पे दिया गया है, तो इसका जो है या gx मान लो, इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 2√ab होता है, 2√ab होता है, ठीक है। तो इसका 2√ab होता है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, fx पूछा है किस चीज का, 1/a tan x और b a tan x और प्लस b cot x टाइप पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है हमें, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू चेक करनी है, तो ये डिनोमिनेटर में जिसका जो मिनिमम रखोगे तो इसका मैक्सिमम आएगा, तो इसका मिनिमम ये होता है, तो मैक्सिमम अगर इसका निकालोगे तो 1 मिनिमम रखोगे 2√ab, और ab की जगह पे क्या है, दोनों 1 है, तो 1/2 ही आंसर आएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक मेथड था, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 66। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67।
67 क्वेश्चन नंबर में आपको एक इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 67 देखने चलना है। कह रहा है कि 4fx माइनस f ऑफ 1 अपॉन x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 अपॉन x, 2x माइनस 1 अपॉन x ये दिया गया है। और आपको f ऑफ 2 पूछ रहा है कि f ऑफ 2 कितना होगा, f ऑफ 2 कितना होगा ये पूछ रहा है। f ऑफ 2 निकालने के लिए हमें fx पता होना चाहिए, fx के लिए हम इसी इक्वेशन में कुछ करेंगे तो हम fx निकालेंगे, ठीक है। तो इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग यहाँ पे fx की वैल्यू निकालते हैं। जब भी आपको फंक्शनल इक्वेशन दी हो, इसको फंक्शनल इक्वेशन बोलते हैं, तो इस तरह के फंक्शनल इक्वेशन में कुछ हम लोग x को रिप्लेस वगैरह करके या कंपेयर करके हम लोग fx को अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जब इसको करेंगे तो यहाँ पे 4fx माइनस f ऑफ 1 अपॉन x है, 2x प्लस 1 2x माइनस 1, तो a प्लस b a माइनस b है, तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पे x है तो x स्क्वायर है, यहाँ पे 1 अपॉन x है तो 1 अपॉन x स्क्वायर है। अगर कंपेयर करें तो हम यहाँ पे fx को देखो सीधे सीधे x स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, चेक करने के लिए देखो f ऑफ 1 अपॉन x भी चेक कर लो, f ऑफ 1 अपॉन x निकालोगे तो देखो 1 अपॉन x स्क्वायर आएगा, देखो इक्वली आ रहा है। मतलब हम लोग यहाँ पे fx फंक्शन को fx स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो f ऑफ 2 सीधे सीधे निकालोगे तो f ऑफ 2 4 के बराबर आ जाएगा। तो ऑप्शन चेक कर लो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो ऐसे इस तरीके से हिट एंड ट्रायल मेथड इस तरह के क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 68 देखने चलना है। fx इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3 दिया हुआ है, और f ऑफ 3 बार f ऑफ माइनस 1 निकालना है। तो एक बार आप f ऑफ माइनस 1 निकाल लो तो 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 1 आ रहा है। तो f ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 आ रहा है, मतलब यहाँ पे y इज इक्वल टू x टाइप का ये फंक्शन है। तो y इज इक्वल टू x टाइप में f ऑफ x इज इक्वल टू y, मतलब f ऑफ x इज इक्वल टू x। अब इसमें कितनी भी f ऑफ x करो ये x के इक्वल ही आता है। इसका मतलब ये है कि इसमें माइनस 1 के इक्वली ये वैल्यू आएगी, चाहे जितनी बार f लगा दें माइनस 1 के इक्वल आएगा। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो आप दूसरे तरीके से भी है कि इस फंक्शन को बार बार पुट करिए फिर आपका आंसर आ जाएगा, उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको ये तरीका अपनाना है, ठीक है। यहाँ पे चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 68 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा है कि इफ x की पावर y की पावर x is equal to 1 then what is the value of dy by dx at 1, 1। क्वेश्चन नंबर 69 डिफरेंशिएशन का सवाल है, काफी इजी क्वेश्चन है। x की पावर y एंड y की पावर x is equal to 1 दिया है, तो दोनों साइड इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको log लेना पड़ेगा। जब भी ऐसे पावर टाइप दिखे हैं log ले लो, सीधे log लोगे तो log a into b क्या होता है, log a plus b। log a की पावर y है तो y बाहर आ जाएगा, प्लस log y और पावर x है तो x बाहर आ जाएगा, और log 1 अगर इधर करोगे तो log 1 क्या होता है, 0 होता है। dy by dx करना है तो dy by dx इसको करो, फर्स्ट फंक्शन dy by dx इनटू सेकंड फंक्शन log x प्लस सेकंड फंक्शन 1 अपॉन x इनटू फर्स्ट फंक्शन y प्लस इसका करते हैं तो dy by dx x होता है 1 हो जाएगा log y प्लस dy by dx 1 अपॉन y dy by dx और इनटू x, तो x यहाँ पे आ गया इक्वल टू 0। तो यहाँ से dy by dx सॉल्व करो, dy by dx आ जाएगा माइनस साइन के साथ y प्लस log x, y अपॉन x प्लस log y, ठीक, डिवाइडेड बाई यहाँ से कॉमन लोगे आप तो log x x अपॉन y प्लस log x ये आ जाएगा। और हमें किस पॉइंट पे निकालना है, 1, 1 पे ये dy by dx, तो 1, 1 by 1 1 by 1 1 1 प्लस 0 1 प्लस 0, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 1। तो ऑप्शन देख लो कौन सा आ रहा है, माइनस का 1, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 1, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है यहाँ पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 69 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। कह रहा है कि इफ y is equal to x की पावर x then what is the value of dy by dx at x equal to 1। तो सेम क्वेश्चन इसमें भी है। क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है कि y is equal to x की पावर x दिया हुआ है, ठीक है, x की पावर x दिया है, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, x into x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। अब log ले लो तो यहाँ पे log y इज इक्वल टू x स्क्वायर log x हो जाएगा,
पावर दिखा तो log लेना ही पड़ेगा। अब dy by dx निकाल लो, तो dy by dx लिखोगे तो 1 upon y dy by dx is equal to 2x log x, 2x log x प्लस फिर log x करोगे तो x स्क्वायर 1 upon x, तो मतलब x के इक्वल आएगा। dy by dx अब यहां से निकाल लो, dy by dx क्या आएगा, y इंटू y की वैल्यू क्या है, x इंटू एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 2x log x प्लस x किस पॉइंट पे निकालना है, x इज इक्वल टू 1, तो ये 1 हो जाएगा, 1 की पावर 1 1, ये 2 एंड 1 log 1 0 हो जाएगा और ये 1, तो आंसर क्या आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1 वाला, जिसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 70 का। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 70। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 जो पूछा गया है वो उसमें भी देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के कई क्वेश्चन देखो यहाँ पे पूछा गया है, कह रहा है कि लेट y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1, x इज -4 to -3 वेयर दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट द पॉइंट x इज इक्वल टू -3/5। तो आपको फंक्शन क्या दिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1, x की वैल्यू कहां से कहां तक है, -3 से -4 के बीच में है, ठीक है। ये कह रहा सॉरी, तो आपको dy by dx निकालना है, ठीक है। तो dy by dx अगर आपको निकालना है तो आप इसको ये लिख सकते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1, अगर कोई भी इंटीजर प्लस माइनस है तो इसको हम बाहर ले सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी से, तो 1 बाहर कर ले, ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो गया। x जब -3 से 4 के बीच होगा तो -3 और 4 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना होता है, -4 होता है, -4 प्लस 1 y कितना आ गया, -3 आ गया। अब इस पे dy by dx निकालोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा कि नहीं, कांस्टेंट का dy by dx 0 होता है। और किस पॉइंट पे आपको पूछा है, x इज इक्वल टू -3.5, तो ये पॉइंट तो इसी के बीच में ही आएगा -3.5, तो इसका dy by dx कितना है, 0 है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 72, उसमें पूछा गया है कि इफ dy by dx is equal to ln 5 into y with y0 is equal to ln 5, then what is the value of y1 equal to, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 देखने चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में कह रहा है कि dy by dx is equal to ln 5 into y, और आपको दो कंडीशन ये दिया है कि y0 is equal to ln 5 है और आपको y1 पता करना है कितना होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो dy by dx दिया है तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यहाँ से हम लोग y फंक्शन निकाल सकते हैं। तो dy upon y कर लो यहाँ पे इज इक्वल टू dx को इस साइड कर लो, ln 5 तो एक कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कर दो तो ये ln y आ जाएगा, ln 5 into x, तो x को यहाँ पे लिख लेते हैं x ln ln y इज इक्वल टू x ln 5 और एक कांस्टेंट आएगा जो कि c होगा। हमें यहाँ पे क्या करना है, इस c की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए कंडीशन दिया है कि x जब 0 होगा तो y इज इक्वल टू ln 5 आएगा। फर्स्ट कंडीशन हमें यही कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे पुट करो, तो यहाँ पे हमारा कह रहा है कि y ln 5 के इक्वल है, तो y की जगह ln 5 हो गया, x 0 रखोगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, मतलब c इज इक्वल टू ln 5 आ जाएगा। अब हमें दूसरा क्या निकालना है, y1 निकालना है। y1 का मतलब ये है कि हमें x क्या रखना है, 1 रखना है, तो यहाँ पे रखेंगे इसकी जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ln y at x equal to 1, मतलब यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये ln 5 हो जाएगा x। c की वैल्यू में पता है कितना है, ln 5 है। ये log a प्लस log b है, तो log a into b होता है, तो ln 5 into ln 5 हो जाएगा, ये आ जाएगा, और यहाँ पे ln y है, ठीक है। ये y1 पे, ये मतलब x equal to 1 पे वैल्यू होती है, y1 होगा, ठीक है। तो y1 ln से ln कैंसिल हो जाएगा, तो y1 वाला जो आंसर है हमारा कितना हो जाएगा, ln ये हट जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, 5 ln 5 आपका ये आंसर इसका आ जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका 5 ln 5 आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 72। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। तो क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू 10x। fx इज इक्वल टू 10x फंक्शन है, और इसके हिसाब से तीन आपको जो है स्टेटमेंट दिया गया है। कह रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है कि इट्स डोमेन
इज माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। दूसरा कह रहा है कि इट इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, दूसरा कह रहा है कि इट इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तीसरा कह रहा है कि इट इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। ये तीन स्टेटमेंट है। तो आपका y fx इक्वल टू tan x का ग्राफ पता है, कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। y इक्वल टू ax का जो फंडामेंटल ग्राफ आपने देखा था उसी टाइप का ये बनेगा, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू 0 होती है, यहाँ पे ये 1 से होके जाता है। तो यहाँ पे आप देख लो डोमेन की बात कर रहा है, तो ये माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक है ये डोमेन, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, तो कहीं पे ब्रेक दिख रहा है, ये तो कॉन्टिन्यूअस ही है हमेशा, ये कॉन्टिन्यूअस भी है, ठीक है। इट इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, तो डिफरेंशिएबल है बिल्कुल, कहीं पे ब्रेक वगैरह नहीं कर रहा है, ना तो कॉर्नर बन रहा है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3 तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 73, जिसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है कि व्हाट इज लिमिट x टेंड टू 0 x क्यूब इनटू cos x का होल स्क्वायर, cos x का होल स्क्वायर। ये वो एकदम प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम सिंपल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 74 देखने चल रहा है, जो कि लिमिट का सवाल है। कह रहा है कि लिमिट x टेंड टू 0 x क्यूब इनटू cosec x का होल स्क्वायर दिया है। तो इसको कन्वर्ट कर लो, cosec को नीचे कर लो, तो यहां पे लिखोगे लिमिट x टेंड टू 0 x क्यूब अपॉन साइन स्क्वायर x हो जाएगा ये। अब x क्यूब में अगर हम लोग x स्क्वायर अलग कर ले और x अलग कर ले, तो ये x अपॉन साइन x बन रहा है, x अपॉन साइन x का होल स्क्वायर बन रहा है। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, और x लिमिट 0 रखोगे तो 1 इंटू 0 कितना होगा? 0 ही आएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0। एकदम सिंपल सवाल है, कुछ यहाँ पे डिफरेंशिएशन वगैरह कुछ नहीं करना है, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल वगैरह कुछ नहीं लगाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 एकदम सिंपल सवाल है, ये भी लिमिट का सवाल है, ठीक है। कह रहा है कि व्हाट इज लिमिट x टेंड टू 1 x क्यूब माइनस 1 अंडर रूट x माइनस 1। क्या कह रहा है? लिमिट x टेंड टू 1 x क्यूब माइनस 1 अपॉन अंडर रूट x माइनस 1। तो यहाँ पे लिमिट पुट करके देख लो, 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, तो 0 बाई 0 फॉर्म। कौन सा रूल लगाना है? एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पे लगाना है। डिफरेंशिएशन करोगे, लिमिट x टेंड टू 1 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अंडर रूट x का क्या वैल्यू होता है? 1 अपॉन 2, 1 अपॉन अंडर रूट x। 1 पुट कर दो x की जगह पे तो 3 अपॉन 1 बाई 2 हो जाएगा। आंसर कितना आएगा? 6। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 75। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। कह रहा है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल इज द फंक्शन fx आपको दिया x क्यूब बाई 3 माइनस 7x स्क्वायर बाई 2 प्लस 6x प्लस 5 डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग के लिए क्या है कि उसका डिफरेंशिएशन लेस देन 0 दिखा देना है आपको। तो fx आपको फंक्शन दिया है, क्वेश्चन नंबर 76। fx इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है x क्यूब बाई 3 माइनस 7x स्क्वायर बाई 2, ठीक है, प्लस 6x प्लस 5। तो हमें डिक्रीजिंग निकालना है, तो सबसे पहले इसका dy by dx निकालो। तो dy by dx मतलब f प्राइम x भी बोल सकते हो, इज इक्वल टू क्या हो गया? 3x स्क्वायर आएगा, तो 3 से 3 फ्री हो जाएगा, मतलब x स्क्वायर आएगा यहाँ पे, माइनस 2x स्क्वायर इंटू 7, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 7x आएगा। 6x का 6 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। हमें क्या करना है? dy by dx जो आया है इसको लेस देन 0 दिखाना है, अगर हमें डिक्रीजिंग इंटरवल निकालना है। तो डिक्रीजिंग इंटरवल निकालना है तो इसको लेस देन 0, तो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 को लेस देन 0 दिखाना है। तो इसका फैक्टर करोगे तो 6 इंटू 1 का बनेगा, मतलब x माइनस 1 x माइनस 6 लेस देन 0 बनेगा। रियल लाइन पे इसको पुट करेंगे, रियल लाइन पे पुट करोगे तो 1 एंड 6 आएगा, ये प्लस माइनस प्लस। तो डिक्रीजिंग है तो कौन सा इंटरवल लेना पड़ेगा? माइनस वाला। x बिलोंग टू माइनस 1 टू 6। तो चेक कर लो कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 जो दिया गया है उसमें कह रहा है कि इफ द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू m अपॉन x प्लस 2n इंटू x प्लस 1
वेनिसेस एट x इक्वल टू 2, देन आपको बताना है वैल्यू ऑफ m प्लस 8n का। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। fx कह रहा है कि जो fx है वो वेनिस, उसका डेरिवेटिव वेनिस हो जाता है, मतलब कि 0 हो जाता है एट x इक्वल टू 2 पे। तो इस कंडीशन को देख लेते हैं, m अपॉन x प्लस 2nx प्लस 1 दिया गया है। ठीक है, तो इसका dy बाई dx मतलब f प्राइम x कह रहा है कि 0 होगा एट x इक्वल टू 2 पे। ठीक है, कह रहा है कि एट x इक्वल टू 2 पे इसका dy बाई dx 0 होता है। तो इसका dy बाई dx निकाल लो, इसका dy बाई dx निकालोगे तो m अपॉन माइनस 1 अपॉन x करोगे तो माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर आएगा, 2nx का करोगे तो 2n आएगा और 1 का 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो कंडीशन क्या बन रहा है, कंडीशन अब हमारा बन रहा है कि x इज इक्वल टू 2 पे देखना है कि 0 आ रहा है, x इज इक्वल टू 2 रखेंगे मतलब माइनस m बाई 4 प्लस 2n इज इक्वल टू 0 होगा, मतलब माइनस m प्लस 8n इज इक्वल टू 0 होगा। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि m प्लस 8n की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो m प्लस 8n की वैल्यू पूछा है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से माइनस m प्लस 8n आ रहा है। तो माइनस m प्लस 8n आ रहा है, इसका मतलब ये है कि और कोई डेटा तो इसमें दिया नहीं गया है। ऑप्शन में दे रहा है कि जो इसकी वैल्यू होगी, a कह रहा है कि -2 होगा, b कह रहा है कि 0 होगा, ठीक है, c कह रहा है कि 2 होगा, d कह रहा है कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड ड्यू टू इनसफिशिएंट डाटा, ये चौथा ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे हो सकता है इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट हुआ हो, इस क्वेश्चन में हो सकता है -1 माइनस m रहा हो, तो उसके हिसाब से ये 0 आता है आंसर, कंडीशन जो आई है, क्योंकि यहाँ पे एक ही कंडीशन दी गई है और m n दो वेरिएबल है। ठीक है, तो दो कंडीशन होनी चाहिए। तो इसके हिसाब से जो क्वेश्चन पूछा है 8 प्लस m प्लस 8n नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि इनसफिशिएंट डाटा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, अगर ये मिसप्रिंट हुआ है तो इसके हिसाब से तो 0 होना चाहिए। ठीक है, तो जो अभी क्वेश्चन प्रेजेंट पूछा गया उसके हिसाब से डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, व्हाट इज द एरिया इंक्लूडेड in the first quadrant between the curve y is equal to x and y is equal to x cube। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 78 देखने चलना है, y is equal to x और y is equal to x cube, दो ग्राफ दिए गए हैं कि इनके द्वारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया बनेगा उसका एरिया फाइंड करना है कि कितना होगा। ठीक है, तो इनका ग्राफ हमें पता है, y is equal to x and y is equal to x cube का ग्राफ बना लेते हैं। y is equal to x और x क्यूब का ग्राफ जब बनाओगे तो ग्राफ कुछ इस तरीके बनेगा, y is equal to x का ग्राफ बनाओगे ये बनेगा, ये y is equal to x का ग्राफ हो गया। x क्यूब का ग्राफ बनाओगे तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा, y is equal to x क्यूब का ग्राफ ये हो गया। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमें एरिया निकालना, तो एरिया तो यही बाउंड हो रहा है, ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है। कहां से कहां तक, 0 टू ये वैल्यू क्या होगी 1, x और x क्यूब 1 पे एक दूसरे को कट करेंगे, ये मतलब 1 हो गया। कुल मिलाकर हमें एरिया 0 से 1 के बीच में फाइंड करना है। तो ऊपर वाला ग्राफ क्या है, y is equal to x और नीचे वाला y is equal to x क्यूब, मतलब x में x क्यूब माइनस कर दो, एरिया इज इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 x माइनस अपर फंक्शन माइनस लोअर फंक्शन x माइनस x क्यूब dx। इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, इसका हो जाएगा x पावर 4 बाई 4, लिमिट रख दो 0 टू 1, 1 पुट करोगे तो 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 4, 0 वाला 0 हो जाएगा, तो 1 बाई 2 में 1 बाई 4 माइनस करोगे तो 1 बाई 4 स्क्वायर यूनिट, इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन देख लो कौन से ऑप्शन में 1/4 दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया है 1/4। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 78। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। इसमें कह रहा है कि इफ x into y is equal to 4225 where x y are natural number then what is the minimum value of x plus y। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो dy by dx निकाल के आप एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा एक शॉर्टकट तरीका है जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों तरीके मैं आपको बताता हूँ कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट तरीके से आपको मैं इसको सॉल्व करना बताता हूँ। तो मेथड 1 क्वेश्चन नंबर 79 देखने चलना है। मेथड नंबर 1 दिया गया है x इंटू वाई आपको दिया है 4225 और x प्लस वाई की आपको मिनिमम वैल्यू बतानी कि कितनी होगी अगर x इंटू वाई ये है, और जहां पे x y कह रहा है x y जो है वो नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो पहला है कि हम x इंटू वाई को एक स्क्वायर की तरह एज्यूम कर सकते हैं। हम लोग सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि जो 4225 है ये क्या किसी नंबर का स्क्वायर है क्या। स्क्वायर रूट इसका निकाल लेते हैं। स्क्वायर रूट निकालने का तरीका है कि हम इसको
टू टू का पेयर बना लेते हैं। तो 42 किससे जाएगा 6 से, तो 6 6 36, ठीक है 6 आ गया, माइनस करो तो यहाँ पे 12 माइनस 6 आ गया। देन हम यहाँ पे 25 लेंगे, 6 6 प्लस करोगे 12, देन 5 से इसको ट्राई करते हैं, 5 5 जा 25, 5 6 जा 5 12 जा 60, तो 2 बचा 62, कैंसिल आउट हो गया। मतलब ये 65 का क्या है स्क्वायर रूट है, मतलब ये 65 का ये स्क्वायर है, 65 का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा। इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू कितना हो गया 65, तो x प्लस वाई का इस हिसाब से मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा 65 प्लस 65 कितना है 130। 130 देख लो कोई ऑप्शन है क्या, तो 130 ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये मेथड 1 है कि आप इसको एक स्क्वायर अज्यूम करके, स्क्वायर का एरिया ये होगा कि साइड का स्क्वायर हो गया, इसका पेरीमीटर की मिनिमम वैल्यू आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड है जो अपना डिफरेंशिएशन वाला मेथड होता है कि x इंटू वाई आपको दिया हुआ है 4 2 2 5, तो यहाँ से y इक्वल टू निकाल सकते हो 4 2 2 5 बाई x। आपको मिनिमम वैल्यू x प्लस वाई की निकालनी है, इसको एक फंक्शन मान लो fx इज इक्वल टू ये मान लो आप, ठीक है एक फंक्शन मान लो, x y की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दो 4 2 2 5 बाई x रख दो, ठीक है ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। तो हम यहाँ पे इसको फंक्शन fx मान रहे हैं, तो ये fx हो गया, इसका dy by dx निकालना है, तो dy by dx निकालोगे इसका तो ये 1 हो जाएगा, प्लस ये 1 अपॉन x का कितना होता है माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, ये x स्क्वायर हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करना है कि dy by dx जो आया है उसको 0 दिखा दो, 0 दिखाओगे तो यहाँ पे 4 2 2 5 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दिखाओगे, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 2 2 5 आएगा। यहाँ से x हमारा कितना आ जाएगा 65, x 65 आ गया तो y भी 65 होगा, तो x प्लस वाई की इसकी मिनिमम वैल्यू निकालोगे तो x प्लस वाई मतलब 65 प्लस 65 इज इक्वल टू 130, इसकी वैल्यू आ जाएगी मिनिमम वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। तो दोनों मेथड यहाँ पे हो गए, तो आपको जो मेथड सही लगे उससे आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, कह रहा है कि व्हाट डज द इक्वेशन x dy by dx minus 2y 0 रिप्रेजेंट। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सवाल है, तो चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। हम देखने चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि x dy by dx minus 2y 0। तो कह रहा है कि ये इक्वेशन जो आएगी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम इसको लिखेंगे x dy by dx is equal to 2y, तो x को एक साथ कर लो, y को एक साथ कर लो, तो dy by y आ जाएगा और 2 dx अपॉन x आ जाएगा। इंटीग्रेशन करना है हमें, ये आ जाएगा log y, ठीक, ये इधर आ जाएगा 2 log x और प्लस c आएगा। तो हमने एप्लीकेशन डिफरेंशियल इक्वेशन में देखा था कि जैसे ये टर्म जो आ रहा है उसी हिसाब से कांस्टेंट भी लेना है तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसको log c लेंगे, ठीक है कांस्टेंट को। तो हम इस हिसाब से इसको लिख सकते हैं log y, इसको लिख सकते हैं log x स्क्वायर प्लस log c। ये हमारा log a प्लस log b मतलब log a इंटू b हो जाएगा, मतलब log c इंटू x स्क्वायर हो जाएगा। log दोनों साइड है तो कंपेयर करोगे तो log हटा सकते हो, तो मतलब y इज इक्वल टू c इंटू x स्क्वायर के इक्वल होगा। ये कौन सी इक्वेशन है, ये पैराबोला की इक्वेशन है। ये पैराबोला की इक्वेशन है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा फैमिली ऑफ पैराबोला। तो ऑप्शन नंबर सी ए फैमिली ऑफ पैराबोला इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 80। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। तो इस वीडियो में हमने टोटल 40 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा और जिस क्वेश्चन में दो मेथड हम देख सकते हैं तो दो मेथड देखा, शॉर्ट ट्रिक्स जो लग सकती है तो वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो फिर आपको वीडियो समझ में आया होगा और आपको कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।